हेलो विनायक, कैसे हो बेटा? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यस, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो बेटा आज से क्लास 11th का हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है। एंड आपको पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो विद सीबीएसई। तो सीबीएसई बोर्ड की, और साथ में आप देखोगे सीबीएसई का जो 11th-12th का हमारा पूरा बोर्ड का सिलेबस है, उसके साथ साथ आप नीट की जो तैयारी करते हो बेटा, उसमें 11th का 60% है और 12th का आपका 40% का वेटेज है। तो अगर मैं स्पेशली नीट की बात करता हूँ 11th के बच्चे से, तो आप ये मान के चलो अर्शिया कि आप आगे जैसे मान लिया आपकी तो जैसे सेट की तैयारी अभी होगी आप, लेकिन उसके अलावा भी जैसे बाकी जो बच्चे हैं उसमें से 11th का जो परसेंटेज है वो 60% है और 12th का जो परसेंटेज आता है किसी भी कंपटीशन में वो 40% है। दोनों को ऐड करके 100%। तो 11th का बायो का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में यू विल फेस 22 बिग चैप्टर्स इंक्लूडिंग द डाइवर्सिटी पार्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट एंड प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट, साथ में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो 11th की जो शुरुआत आपकी हो रही है बेटा, वो हो रही है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, जो कि डाइवर्सिटी का सबसे पहला चैप्टर। एंड अभी जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ जो सीबीएसई ने इस बार चेंज किया है, आपको पता चल चुका होगा कि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें मार्किंग स्कीम चेंज कर दी उन्होंने। जैसे लास्ट ईयर तक कोविड की वजह से आपको पता है कि टर्म 1 टर्म 2 का पैटर्न था जिसमें सिलेबस अलग अलग था, लेकिन अब इस बार से क्या होगा बच्चे, इस बार से टर्म 1 टर्म 2 का पूरा जो सिलेबस है उसका एक एंड एग्जाम होगा हमेशा की तरह जैसे पहला होता था। तो आप ये मान के चलो कि 11th का और 12th का जो सबसे बड़ी चीज वो ये है कि आपका एक 70 मार्क्स का फाइनल पेपर होना है फुल सिलेबस से रिलेटेड। लास्ट ईयर तक क्या होता था, हाफ ऑफ सिलेबस होता था, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं है। बिफोर पैंडेमिक जैसा था वैसे ही इस बार से शुरू हो जाएगा। तो 23 में जो 11th के बच्चों के पेपर होंगे सीबीएसई में, वो पूरे फुल लेंथ पेपर होंगे सब्जेक्टिव। इसके साथ साथ सेम पैटर्न आपका 12th में नेक्स्ट ईयर अप्लाई होगा। जैसे जो बच्चे 12th के हैं उनको भी इस बार पूरा 70 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है बच्चे, ठीक है। तो 11th का जो चेंज हुआ है वो क्या है कि जो मार्क का वेटेज था, जो सिलेबस दिया गया था, उसमें मार्क्स की जो स्कीम थी वो डिफरेंट थी लास्ट ईयर तक, इस बार थोड़ी डिफरेंट की गई है। जैसे वो चेंजेस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। तो 11th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर बेटा हमारा लिविंग वर्ल्ड है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि या तो आप इसका एक फोटो ले लो या जल्दी से इसको कहीं पे आप नोट कर सकते हो। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आपकी जो 11th की प्रिपरेशन है वो किस तरह से चलेगी, है ना। तो आप देखोगे डाइवर्सिटी में हमारे पास पता है कितने चैप्टर्स हैं। सो हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स डाइवर्सिटी यानी फर्स्ट यूनिट से हैं। एंड यू नो ये 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड देन एनिमल किंगडम। ये चारों चैप्टर्स मिला करके आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट यूनिट बन जाएगा, जिसका वेटेज कितना है अर्शिया, 15 मार्क्स का, राइट। तो आप ये मान के चलो 70 मार्क्स में से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सिर्फ फर्स्ट यूनिट से आने हैं। तो मैं चाहूंगा जो हमारे 11th के स्टूडेंट्स बच्चे, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट या फिर आप इसकी फोटो लेके कहीं सेव कर सकते हो। ये इस बार का जो नया चेंज किया है ना वो ये है। तो आप देख सकते हो 22-23 का जो सिलेबस मार्किंग स्कीम है वो ये है, जिसमें डाइवर्सिटी 15 मार्क्स की है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स ये 10 मार्क्स का है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 15 मार्क्स अगेन, और प्लांट फिजियोलॉजी 12 मार्क्स जो पहले 11 मार्क्स की होती थी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी 18 मार्क्स। तो सबका टोटल करोगे तो ये आपका 70 मार्क्स है एज पर सीबीएसई। और इन सारी यूनिट को लेकर के टोटल चैप्टर्स कितने हो गए हमारे पास, 22। सबको ऐड करके हमारे पास चैप्टर कितने हैं बच्चे, 22। यूनिट आपके सामने है और चैप्टर्स आपके हैं 22, एंड ऑल दिस चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पेपर ऑल्सो। तो जो हमारे इनकेस जैसे 12th के बच्चे हैं उनको पता है कि 12th की वजह से कई बार वो 11th का चीज है ना रिवाइज नहीं कर पाते। कई बार होता है कि 12th के बच्चे से 11th के क्वेश्चन पूछो तो नहीं बता पाता, और फिर रीजन क्या, रीजन ये है कि बच्चे उनको लगता है कि हम काफी दिन पहले वो चीज पढ़ के आए हैं तो दिमाग से भी चीज निकल गई है। इसलिए ना जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बेटे, आपको 11 पे तो बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 60% आपको ध्यान देना है किस पे, आपके नीट का एंट्रेंस का 60% पार्ट 11 से रिलेटेड है, राइट अर्नब? यस अनन्या। सो जैसे लास्ट ईयर हमारा जो चैप्टर नंबर 6, 11 और 12 जैसे कट गया था। हाँ, तो इसमें तो फायदा मिल जाएगा कि वो तुम इसमें इन क्लासेस के थ्रू बेटा पढ़ भी पाओगे, राइट। वो वाले हमारे हुए नहीं थे तो हाँ, तो ये
इस बार तुम्हें फायदा मिल जाएगा कि जैसे 11th के चैप्टर्स होंगे ना, तो वो चीज तुम उसमें आके कवर भी कर पाओगे और चैप्टर भी तुम अच्छे से और समझ पाओगे, राइट अनन्या? ओके। यस। सो हेलो श्रेयस, कैसे हो बेटा? श्रेयस, मेरी आवाज आ रही है बेटा? एक बार अपने बेटा ऑडियो को कनेक्ट कर लेना फोन से। तो ये चीज बेटा आपको आई थिंक क्लियर होगी और आई होप अर्शिया और श्रेयस आप सब ये चीज बेटा बहुत ध्यान से चीज समझ लेना कि ये आपका एक यूनिट वेटेज है जिसके ऊपर आप 11th की पूरी तैयारी करोगे। इसके अलावा जो चेंजेस सिलेबस में किया गया है वो भी मैं आपको चैप्टर टू चैप्टर दिखाता रहूंगा कि वो चेंजेस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हेलो श्रेयस, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। या तो श्रेयस बेटा, ये जो मेरी क्लास है ना, ये आज से शुरू हो रही है 11th की, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर बेटा पढ़ने वाले हैं, लिविंग वर्ल्ड, राइट? तो यस सर। 11th की एनसीईआरटी श्रेयस आपने ले ली? यस सर, ले ली मैंने। ओके, तो स्कूल में बेटा कुछ शुरू किया गया अभी 11th में? बायो में शुरू हुआ कुछ? नहीं सर, स्कूल तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, 4 जुलाई से स्टार्ट होगा स्कूल। 4 जुलाई से? अभी तो वैकेशन चल रहे होंगे ना आपके भी? हाँ। राइट। तो ये चीज बेटा जो सबसे बड़ा जो चेंज किया है इसकी ना श्रेयस, सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो कि इस बार की जो मार्किंग स्कीम है वो यूनिट वाइज 11th में चेंज हो चुकी है, वो ये आपके सामने है। तो सीबीएसई चेंज दिस द मार्किंग स्कीम ऑफ 11, जिसमें डाइवर्सिटी जो हमारी पहली यूनिट है वो आपकी कवर करेगी 15 मार्क्स। तो बी रेडी फॉर द 15 मार्क्स प्रिपरेशन फॉर सीबीएसई। इवन जहां जहां पे नीट वाला सेक्शन है, जो नीट का कंटेंट आएगा वो भी हम क्लास में जब डिस्कशन करेंगे वहां पर आपको चीज पता चलती रहेगी। तो बी रेडी फॉर द फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, मेक आउट द हेडिंग। 11th के स्टूडेंट्स और जो भी हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल दें बच्चे लिविंग वर्ल्ड। जिन बच्चों को ये चैप्टर हो चुका है, बी रेडी फॉर क्वेश्चंस जिसके आंसर्स मैं आपसे पूछ सकता हूँ, तो आपको इसकी और प्रैक्टिस होगी। एंड ये हाँ बेटा नैना। सर जैसे कि आपने नोट्स करवाए थे, तो अगर कुछ ऐड ऑन होगा तो पेंसिल से वहीं पर नोटबुक में लिख देना। हाँ, तो जैसे कहीं पर मैं तो स्टार्टिंग से ही थी, तो मुझे स्टार्टिंग के नोट्स तो मेरे पास नहीं। हाँ, आपके पास 11th, आपके पास मेरे 11th के नोट्स होंगे ना अनन्या? यस सर, वो तो नोटबुक लेंगे। हाँ, तो वो उसको जरूर यूज करना बच्चे, उसमें तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा नीट लेवल के। यस। तो यहाँ पर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी एंटिटी को जब आप कंपेयर करते हो बेटा लिविंग नॉन लिविंग के साथ, तो आपको क्या कुछ ऐसा महसूस होता है, क्या कुछ ऐसा फील होता है जो आपको सिर्फ लिविंग एंटिटीज में मिलता है? सपोज अगर मैं बात करता हूँ बेटा, इफ आई कंपेयर विद ह्यूमन बॉडी विद दिस मार्कर, तो आपको बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो मार्कर में अपनी बॉडी में दिख रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्या है जो आपको लिविंग बना रहा है और इस मार्कर को नॉन लिविंग बना रहा है, या फिर इस डिजिटल पेन को नॉन लिविंग बना रहा है, ऐसा क्या तुम्हारी बॉडी की सेल्स में है? तो अर्शिया, अकॉर्डिंग टू यू बेटा, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो ऑन मोड पे आ जाए, सो दैट इंटरेक्शन इज क्वाइट इजी फॉर मी। सर हमारे सेल्स में तो पहले न्यूक्लियस होता है और फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में लाइफ प्रोसेस अकर करती हैं। यानी कि आपने एक बात अच्छी बताई कि सारी जितनी भी लिविंग सेल्स है वहां पे लाइफ प्रोसेसेस रन करती हैं, जिसकी बेसिस पे हम लिविंग नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, क्या उसका एक वन वर्ड आंसर हो सकता है अर्शिया? जैसे आपने भी न्यूक्लियस बोला कि न्यूक्लियस होता है या बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो क्या उसका एक वन वर्ड आंसर बन सकता है जो लिविंग को लिविंग बना दे, जो नॉन लिविंग में कभी नहीं देखा गया आज तक? So, इसका क्या वन वर्ड आंसर हो सकता है अर्शिया, अकॉर्डिंग टू यू? अनन्या, चिराग, एनीबॉडी? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अकॉर्डिंग टू अर्नब, मेटाबॉलिज्म अर्नब कह रहे हैं कि वो हमेशा आपको मिलेगी लिविंग सेल्स में। और सोचो बच्चे, और उसका कुछ आंसर निकल के आ रहा है? ग्रोथ। ग्रोथ अनन्या? ग्रोथ इज वन ऑफ द ग्रोथ इज वन ऑफ द फैक्टर बेटा। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बेसिक नीड होगी बच्चे लाइफ के लिए, वो भी ठीक है, बट आई एम स्टिल सर्चिंग माय करेक्ट आंसर। कॉन्शियसनेस। यस सर, नव अकॉर्डिंग टू यू और कुछ? श्रेयस, यस बेटा, आप कुछ कह रहे थे? सर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ओके ओके। सब बच्चों ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे एग्जांपल दिए, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर माय आंसर। देखते हैं कौन बच्चा वहां तक पहुंच रहा है। विनायक? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपने एक एग्जांपल बहुत अच्छा दे दिया है बच्चे, वो भी एक एग्जांपल है लाइफ प्रोसेसेस का। गुड, स्टिल आई एम लुकिंग फॉर माय आंसर। सानवी, अकॉर्डिंग टू यू, ऐसा क्या है बच्चे लिविंग सेल्स में जो कभी नॉन लिविंग में नहीं देखा गया? जैसे अभी तक मुझे एग्जांपल तो बहुत सारे मिले, लेकिन उन सबका कनेक्शन एक वन वर्ड आंसर के साथ है। self-regulating and involving. यस, एक बार बच्चे रिपीट करना। सानवी, क्या बोला आपने? So like living cells are self-regulating and evolving at all times. ओके, विनायक, यस कुछ कह रहे थे आप?
सर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जैसे आपने बता चुके थे, तो मेटाबॉलिज्म तो बेटा एक सम टोटल हो गया रिएक्शंस का। अर्शिया कुछ कह रहे थे आप? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ओके। और सोचो बच्चे, चलिए मैं काम करता हूँ, मैं कुछ याद Cell दिलाता हूँ। reaction. तो बेटा ओके, बहुत बढ़िया ट्राई किया है सब बच्चों ने, लेकिन मैं आपको बताऊं वो कीवर्ड अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया जो आंसर है इसका। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, जो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ शायद आपको उससे कुछ याद आ जाए। अगर मैं लिखता आपको लिविंग मैटर, बताओ बच्चे, लिविंग मैटर बायोलॉजिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में लिविंग मैटर किसको बोला गया है? और जिस दिन ये लिविंग मैटर किसी एक कैमरा, किसी एक डिजिटल पेन या किसी एक बेटा नॉन लिविंग एंटिटी में आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि बेटा वहां पर लिविंग मैटर की वजह से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिविंग मैटर किसी भी नॉन लिविंग एंटिटी में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो लिविंग मैटर को पता है क्या बोला गया है बच्चे? लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो आप एग्जांपल दे रहे थे, उन सब का कनेक्शन किसके साथ है? उसका कनेक्शन है बच्चे प्रोटोप्लाज्म के साथ। एक बहुत ही बेसिक आंसर जिसमें कई बार बच्चे बहुत अलग अलग आंसर्स देते हैं। और याद रखना स्पेशली फॉर एमसीक्यू, क्योंकि अब सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं ना, उसमें 20% कॉम्पिटेंसी भी आएगी पेपर में। और 20% कॉम्पिटेंसी का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो 11th के बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास में आए वो बता दें कि कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पे किसी भी तरह का क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में। उसमें एमसीक्यू आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी आ सकता है किसी भी तरीके से, वन वर्ड आंसर। तो बी रेडी फॉर 20% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आल्सो इन योर पेपर। सेम 11th में और सेम 12th में वो चीजें लाई गई हैं। तो बेटा याद रखना, लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म हमेशा लिविंग वर्ल्ड में तुम्हें मिलता है, जो हमें लिविंग बनाता है। और आपको याद होगा इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ा करते थे शायद बहुत छोटी क्लासेस में, 9th में टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा। तो प्रोटोप्लाज्म, श्रेयस बताना चाहोगे बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है बायो में? अनन्या, सानवी, अर्शिया? Yes, sir. या Yes, sir. I think nucleus plus cytoplasm. वेरी गुड बच्चे, एक्सेलेंट आंसर। सो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। और आप देख सकते हो बेटा, जिस दिन आप न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को डिटेल में पढ़ते हो तो आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, स्पेशली लाइफ से रिलेटेड। यही वो न्यूक्लियस है जो आपको पता है बच्चे, यही वो न्यूक्लियस जो कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, यही वो साइटोप्लाज्म जो ऑर्गेनेलिस को स्टोर करता है, दैट्स कंसीडर्ड एज द साइट ऑफ द ऑर्गेनेलिस, जो मिल करके बेटा प्रोटोप्लाज्म बनाती है। ठीक है, तो लिविंग मैटर जो हम पढ़ते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो डाइवर्सिटी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। जो वेटेज है वो शेयर्स कितना है बच्चे? 15 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, Yes, sir. तो बेसिकली बेटा लिविंग वर्ल्ड में सीबीएसई ने बोला है इस बार बच्चों को पढ़ने के लिए कि पूरा वो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट पढ़े, पूरा वो क्लासिफिकेशन का जो हायरार्की है वो पढ़े, डोमेन्स जो है 3 वो आप लाइफ के पढ़ोगे बच्चा, पूरा टैक्सोनॉमी आप इसमें पढ़ोगे, अबाउट सिस्टमैटिक्स आप पढ़ोगे, स्पेशीज के कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे नीट के और 11th सीबीएसई के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं यहाँ पर, वो प्लीज यहाँ पर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। आप कोई भी नीट का पेपर उठा के देख लो, आज से 10 साल 20 साल के कोई भी पेपर आप देख लो, आपको जो नीट के क्वेश्चंस मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर से, वो मिलते हैं टैक्सोनॉमी से, सिस्टमैटिक्स से, 3 डोमेन से, क्लासिफिकेशन से, बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज कॉन्सेप्ट, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। राइट विनायक, am I राइट? यस सर। तो बेटा ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे नीट के बच्चे आज इस तारीख से लिखना शुरू कर दें, कि आपको अपने नोट्स में आप अभी से ही लिख दो कि श्रेयस इस चैप्टर से सीबीएसई में और नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा बेटा? वो आएगा यहां से। ठीक है, Okay. तो बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने से पहले बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चों का रिवीजन होगा और कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे एक नया चैप्टर है बच्चे। तो अभी चैप्टर 2 की कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले में चैप्टर 1 को डिटेल में पढ़ना है, जिससे आपको सीबीएसई और नीट दोनों जगह पे हेल्प मिले, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो अर्शिया, हो सके तो बेटा सानवी, अर्नब, चिराग, विनायक, सारे बच्चे वीडियो ऑन मोड पर हैं, तो मुझे काफी इंटरेक्शन में इजी रहता है, एंड आई लाइक माई स्टूडेंट्स कि वो मेरे फ्रंट इंटरफेस पे हो बेटा। या अर्शिया इज विजिबल नाउ। अनन्या आपका वीडियो ऑफ दिखा रहा है बेटा यहाँ। सो अर्शिया आपकी भी मैथ्स की क्लासेस शुरू हो गई अर्शिया? गुड। तो 11th की मैथ्स का सिलेबस कैसा देख लिया आपने, कैसा सिलेबस है? अभी बस डेमो क्लास ही हुई है, मतलब प्रॉपर क्लासेस ओके ओके।
तो सानवी बेटा, आपके अकॉर्डिंग जैसे जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड चलता है जिसपे नीट पे और बहुत सारे क्वेश्चंस 11th में आते हैं और नीट पे, तो आपके अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी सानवी क्या है बेटा? The numbers and types of species present. ओके, तो जितने भी नेचर में नंबर्स हैं बेटा स्पीशीज के, वो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? वो बायोडाइवर्सिटी में है। तो सानवी बेटा, इसी को हम बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी, राइट? इसी को हम क्या बोलेंगे? मेगा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी हो गया, बायो, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई थिंक एक बच्चा और ज्वाइन करना चाहता है। हेलो जी, यस यस यस, आई एम सौरभ। यस बेटा, तो ये जो मेगा डाइवर्सिटी है ना बेटा, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो याद रखना हमेशा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, आपको हमेशा क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट मिलेगा या आपको सब्जेक्टिव में कभी लिखना पड़े तो आप याद रखना, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसको बोलते हैं बेटा रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑल ओवर द नेचर, राइट? ऑर्गेनिज्म का जो रेंज है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर का सबसे एक कहते नहीं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो 11th का पेपर हो, सीबीएसई का, कोई भी एंट्रेंस का पेपर हो, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे टैक्सोनॉमी के ऊपर, तो श्रेयस, टैक्सोनॉमी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? एनी आइडिया? विनायक, अर्नब, चिराग, टैक्सोनॉमी को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। एक्चुअली जो होता है बच्चे, टैक्सोनॉमी जो है ना, एक ब्रांच है बायो की, और ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन। यस, और इस ब्रांच में ना जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कवर होते हैं। तो हर एक बच्चा याद रखे कि जब टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना ये एक ब्रांच की तरह तो कंसिडर करो। तो दिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा? लेकिन जब हम सिस्टमैटिक्स पे आते हैं तो हमारा आंसर बदल जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यार, मतलब आप ये मान के चलो कि सिस्टमैटिक्स 11th का जब भी तुम्हारे स्कूल में टेस्ट होगा या कोई भी तुम जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे ना, तो ये क्वेश्चन आता है। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है कि अगर मैं टैक्सोनॉमी को ऐड कर दूं, किसके साथ बेटा? अगर मैं टैक्सोनॉमी को एवोल्यूशनरी स्टडीज के साथ ऐड कर दूं, अगर मैं टैक्सोनॉमी को एवोल्यूशनरी स्टडीज के साथ ऐड कर दूं, तो वो मेरा बन जाएगा सिस्टमैटिक्स। तो ये कुछ ऐसे मतलब शॉर्ट टिप्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे आंसर्स देने में, स्पेशली कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस में 20%। इफ आई ऐड टैक्सोनॉमी विद एवोल्यूशनरी स्टडीज तो वो बन जाएगा सिस्टमैटिक्स। ओके चाइल्ड, तो यहाँ पर आई थिंक हर एक बच्चे ने ये पॉइंट लिख लिया होगा सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो क्लियर? सानवी क्लियर बेटा? रिवाइज? अर्शिया क्लियर है बच्चे ये चीज? Yes, sir. सो अगर मैं टैक्सोनॉमी को एवोल्यूशनरी स्टडीज के साथ ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा बच्चे हमारा। श्रेयस, ट्राई टू बच्चे अटेंड दिस क्लास विद वीडियो ऑन मोड इफ पॉसिबल। यस सर, आई या Excuse me, sir. यस बच्चे विनायक, सर मैं अभी लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा तो मैं अपना वीडियो ऑन कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। अर्नब भाई, आई वांट टू सी यू। Yes, sir. Wait. यस यस यस, आज तो अर्नब फेस टू फेस आएंगे यहाँ पे। तो बेटा यस, वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपने जो भी एग्जांपल दिए थे, जैसे कुछ बच्चों ने रिप्रोडक्शन के एग्जांपल दिया था, रिप्रोडक्शन के साथ साथ आपने एग्जांपल दिया था बेटा, जैसे आपने मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल दिया था। ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो लिविंग को लिविंग बनाने में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख लो, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बॉडी तक, हमेशा आपको ग्रोथ मिलेगा, रिप्रोडक्शन मिलेगा, मेटाबॉलिज्म मिलेगा। जैसे एक बच्चे ने बोला था सर कॉन्शियसनेस, है ना, जो कॉन्शियसनेस हमारी होती है वो भी क्या होती है? एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग। हमारा जो स्टिमुलस एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है बेटा, वो क्या होगा? वो हमारा एक एबिलिटी होता है जो सराउंडिंग को सेंस करता है। क्लियर? तो ये सारे वो केसेस हैं बेटा जो हमें लिविंग को क्या बनाते हैं? हमें लिविंग बनाते हैं।
तो ये एग्जांपल्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं बेटा वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म एंड एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग। यस, अर्नब इज नो विजिबल। क्या बात है अर्नब। So best wishes from my side, Arnab. Yes, you are now visible. तो बेटा ग्रोथ को लेकर के मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों से है कि मैं 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। जैसे एक आपने हमेशा जो ग्रोथ पढ़ी है वो है रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, है ना बेटा। एक तो आपने पढ़ी है हमेशा रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, और एक जो आपने ग्रोथ पढ़ी है बेटा वो है कंटिन्यूअस ग्रोथ। तो बी पार्टिसिपेटिव इन दिस क्वेश्चन बेटा। अनन्या, आपके अकॉर्डिंग बेटा रेस्ट्रिक्टेड और कंटिन्यूअस ग्रोथ में तुम्हें क्या डिफरेंस समझ में आता है? Restricted growth is where the growth is restricted, like whereas you count in animals and some organisms, whereas continuous growth can be where growth is continuous, like plants, trees, etc. गुड एग्जांपल। जैसे प्लांट का, ट्रीज का आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। यानी आप मानते हो कि वहां पे ग्रोथ जो होती है कंटिन्यूअस होती है। कैन यू प्लीज जस्टिफाई विद एग्जांपल? ह्यूमन ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब आपकी हाइट एक लिमिट के बाद रुक जाएगी, बट प्लांट्स की ग्रोथ विल बी कंटिन्यूअस। लाइक हम बोलते हैं कि banyan tree grows in height, but whereas human doesn't grow into a long height. गुड एग्जांपल। जैसे आपने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, जैसे banyan tree का दे दिया आपने, या किसी ट्री का एग्जांपल दिया। सपोज इफ आई कट अ स्मॉल पोर्शन, इफ आई रिमूव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ए bark, if I remove a small portion of a tree like stem, हमने कोई भी प्लांट ले लिया, उसकी ब्रांच को हमने कट कर दिया। So Arnab, can we say कि after few months, after few days, again the growth is possible? If I remove a small portion of a tree or a stem? Yes sir. है ना? But अगर मैं किसी एनिमल में ऐसा करता हूँ बच्चे, अगर मैं किसी एनिमल बॉडी में कुछ ऐसा करता हूँ कि बॉडी का कोई पार्ट रिमूव कर दूं, या बॉडी का कोई भी पार्ट, यस बेटा। सर एक्चुअली ये था रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, मतलब मेरे वे में कि एक एज के बाद, एक एज लिमिट के बाद जब ग्रोथ रुक जाए एंड उसके बाद अगर हमें कभी भी कट लगे तो वो चीज डैमेज जो भी है वो वापस से ठीक हो जाए, तो इसको हम रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ में मान सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ में क्या है कि अगर कोई भी चीज अगर हम काटते हैं तो वो वापस से ग्रो कर सकती है। Right. लेकिन ह्यूमंस में ये नहीं, अगर उनका हाथ कट जाए, उनका पैर कट जाए तो वो वापस से नहीं जनरेट हो सकता। ऑब्वियसली यस सर, तो यही था। यानी कि आपके इस स्टेटमेंट से मुझे याद आ गया भाई, आपके स्टेटमेंट से ये कंफर्म हो गया कि ह्यूमंस में जो ग्रोथ है वो कैसी है, रेस्ट्रिक्टेड है, राइट? रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे आपने बोला, जैसे हमने एक क्लास में डिस्कस भी किया था कि अगर किसी इंसान का हैंड कट हो जाए किसी एक एक्सीडेंट में, तो अनफॉर्चुनेटली उस इंसान का हैंड कभी दोबारा नहीं आ सकता, राइट? एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन डेफिनेटली बच्चे, डेफिनेटली वी हैव एक्सेप्शंस। एंड मैं उसी पे आ ही रहा था कि देखो, आपको पता ही है कि मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज बोलता हूँ कि इन बायोलॉजी वी हैव 2 हैंड्स। जो फर्स्ट हैंड है ना बच्चे, वो मेरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन नेक्स्ट हैंड इज ऑलवेज फॉर एक्सेप्शन। अब अगर मैं ऐसा एग्जांपल आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है बच्चे जो कट लगने के बाद भी अपने आप को दोबारा ग्रो करा सकता है, अपने आप को दोबारा रीजनरेट करा सकता है, तो आपको वो भी आंसर्स पता है? नेल्स और हेयर। यस बेटा, क्या एग्जांपल है सर? नेल्स और हेयर। नेल जो होते हैं बेटा, नेल और हेयर कम्स अंडर द रिपेयर मैकेनिज्म। इनका कनेक्शन ना बच्चे बॉडी का डेड, ये सारे ना डेड एक्सटेंशंस हैं। तो हमारे बॉडी का ये जो हेयर पार्ट है बेटा, क्योंकि अक्सर बच्चों को जब रीजनरेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है हेयर और नेल, बट ये बॉडी का रीजनरेशन नहीं है बच्चे, ये बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म है। कहते हैं कि बॉडी के जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं वो इन डेड एक्सटेंशंस के थ्रू बॉडी से रिमूव होते रहते हैं। जो बॉडी के आपके वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं वो आपके हेयर के फॉर्म में बेटा हमेशा रिमूव होते रहते हैं, आपके नेल्स के फॉर्म में रिमूव होते रहते हैं। ये बात अलग है कि कोई बच्चा नेल बढ़ा रहा है, उसको कट नहीं कर रहा, वो अलग बात है, लेकिन वो एक्सटेंशन बेटा बॉडी से रिमूव होते जाते हैं। लेकिन बॉडी का जो लिवर है, ह्यूमन बॉडी का जो लिवर है, लिवर में टेंडेंसी होती है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बच्चा, सबसे ज्यादा पावरफुल अपने आप को मानता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में अगर उसमें कुछ इंजरी आएगी तो लिवर में हेपेटिक सेल्स में इतनी ताकत होती है कि वो नए लिवर के नए पार्ट को बना सकते हैं। सर आपने वो बोला था क्वेश्चन से व्हिच ऑर्गन रीजनरेट्स अगेन, यस क्वेश्चन में किडनी बहुत बोल हाँ, तो यार इतना यस, जैसे आप लोगों, जैसे मैं अपने 10th के बच्चों को ही बता देता हूँ कि लिवर जो आपका एग्जाम्पल है वो रीजनरेशन में आता है। तो यार इतना री का मतलब ही होता है अगेन, और रीजनरेट क्यों हो पाता है श्रेयस, अर्नब, अनन्या? क्योंकि बिकॉज वहां पे हेपेटिक सेल्स की टेंडेंसी है रीजनरेशन, राइट?
अब हो सकता है किडनी में जो एरिथ्रोपोएटिक मदर सेल्स होते हैं, अगर उनमें ऐसी ताकत हो तो वो भी ऐसा कर पाते हैं, लेकिन सब में ऐसा पोटेंशियल नहीं है, सब में ऐसा पोटेंशियल नहीं होता। लिवर रीजनरेट कर सकता है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ बेटा 10 से 15% लिवर पे भी आज भी जिंदा है। सोचो, देयर आर नंबर्स ऑफ सेलिब्रिटीज जिनके लिवर के 2-2, 3-3 साल में ऑपरेशन होते हैं, लेकिन वो आज भी बेटा जिंदा है, क्योंकि लिवर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है। आई थिंक यू हर्ड अबाउट द अमिताभ बच्चन जी, है ना? Yes, एक मूवी की शूटिंग के दौरान बहुत सीवियर इंजरी उनकी बॉडी में आई थी, स्पेशली लिवर डैमेज हो चुका था, लेकिन आज भी इतने बड़े डैमेज के बावजूद उनकी देखो बॉडी एक हेल्दी है ना? तो लिवर की हेपेटिक सेल्स बहुत ज्यादा पोटेंट होती हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर सकती हैं, नॉट स्टमक, नॉट किडनी, नॉट लंग्स, राइट बेटा? तो ऐसे केसेस में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन कभी भी आप देखोगे ये आपके एसेसरी कहते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो लिविंग वर्ल्ड को नाम देते हैं। तो ग्रोथ जिसको आप हमेशा से पढ़ के आए हो, ये इरिवर्सिबल इंक्रीज है आपके लिए। ग्रोथ आपके लिए कैसा है बच्चे? ये इरिवर्सिबल इंक्रीज है इन द नंबर ऑफ सेल्स। सो ग्रोथ इज वन ऑफ द इरिवर्सिबल। आप समझ रहे होगे इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? जो दोबारा बच्चे आप किसी भी बैक स्टेज में जाकर के उसको कभी भी चेक नहीं कर पाओगे, जो एक ही ऑर्डर में, जो आपको एक ही ऑर्डर में मिल रहा है बच्चे, है ना? आप जैसे मैं अपने बच्चों से हमेशा सेशन से बोलता हूं कि क्या अपने आप वापस 5 साल की जिंदगी में जा सकते हो? क्या वापस आप अपनी 10 साल की ग्रोथ में जा सकते हो? कभी नहीं जा सकते, क्योंकि आप ग्रोथ को आप रिवर्सिबल नेचर में कभी स्टडी नहीं कर पाओगे, राइट? सो साइंस दे आर ट्राइंग टू मेक टाइम मशीन एंड ऑल, आपने बहुत सालों से सुन रखा होगा, बट कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आज भी साइंस के लिए चैलेंज है। जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे पूरी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग लगे हुए हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक न्यूरल नेटवर्क, दे आर ट्राइंग टू मेक आर्टिफिशियल ब्रेन इन लैब। कहीं हद तक सक्सेस मिली है, कहीं हद तक नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चे जो ब्रेन है ना, जिस दिन ह्यूमन ब्रेन लैब में बन गया ना, आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो रहेंगे जिसपे पूरी साइंस लगी हुई है। हो सकता है आगे वाले टाइम पे कुछ ऐसा हो, राइट? जैसे 1990s में इंडियन, हम सबको नहीं पता था कि हर एक के हाथ में मोबाइल आने वाला है, हर एक इंडियन के हाथ में मोबाइल होगा। कोई लोग अगर कोई कहे तब भी 90s में हमारे लिए एक चमत्कारी जैसा था। लेकिन आज देखो ना बच्चे, हर एक हाथ पे एक मोबाइल होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। तो हो सकता है आगे आप लोग के टाइम तक कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जहां पे ब्रेन के ऊपर और रिसर्च हो। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स, मास हमेशा टाइम के साथ साथ बेटा बढ़ता है। तो ये जो ग्रोथ होगी, जिसको आपने 2 तरह से पढ़ा है, डेफिनेटली उसके आंसर्स आपको पता चल गए, रेस्ट्रिक्टेड के साथ साथ कंटिन्यूअस बेटा। तो प्लांट्स में याद रखना अर्शिया, कौन सी ग्रोथ होती है बेटा? प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। आप कभी भी एग्जाम्पल देख सकते हो, प्लांट में आप जब भी ग्रोथ देखोगे तो आपको कंटिन्यूएशन में ग्रोथ दिखेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनिमल्स में आपको जो ग्रोथ दिखती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे विनायक एक एग्जांपल दे रहा था हाइट का, है ना? अब जैसे हम सबकी जो हाइट है बेटा, एक लिमिट के बाद क्या हाइट रुक गई ना सबकी? ऐसा तो ही नहीं बच्चे कि आपकी जो लास्ट ईयर हाइट थी वो नेक्स्ट ईयर फिर बढ़ जाए, फिर बढ़ जाए, फिर बढ़ जाए। हो सकता है कि एक इंसान की हाइट 17 या 18 ईयर्स तक बढ़ती रहे, लेकिन वो इंसान ये नहीं कर सकता कि जब वो 30+ हो जाएगा, 40+ हो जाएगा, तब भी हाइट बढ़ती रहेगी, राइट? तो एक लिमिटेशन पे आके आपको देखो ग्रोथ आपको रुकती हुई दिख रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज वन ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। ये आपको एनिमल्स में हमेशा मिलती है। एग्जांपल क्लियर? डन बच्चे? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा आप सबसे। ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस आप पढ़ के आए हैं 10th में, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेयस, कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन पढ़े थे बेटा 10th में? सर एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल। सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा क्या था दोनों में? सर एसेक्सुअल में ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स। वेरी गुड। तो इसके अलावा जैसे बहुत से डिफरेंसेस और थे, तो मैं कुछ लिखना चाहूंगा बेटा, और आपको बताना है कि आंसर कहां पर आने वाला है। स्पेशली हमारे बहुत से बच्चों को उससे रिवीजन हो जाएगा। तो अर्नब बेटा, यूनिपेरेंटल के आगे बताइए क्या लिखूं मैं? जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ गया यूनिपेरेंटल, दिमाग में आंसर क्या आया, क्या लिखूं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, वेरी गुड। अच्छा, मैं कुछ लिखूंगा और तुम्हारे दिमाग में जो आंसर आए तो वो बोलना, ठीक है? तो अर्शिया, अगर मैंने लिखा बेटा यहाँ पे, अगर मैंने लिखा बाई पेरेंटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, दिमाग में आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मैं टॉपिक लिखूंगा तुम सेंस करोगे, तुम्हारा ब्रेन देखो क्या आंसर दे रहा है। वो इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि तुम्हारी मेमोरी में वो आंसर बेटा स्टोर हो चुका है, क्योंकि वो तुमने टॉपिक 9th में भी पढ़ा किसी चैप्टर में, तुमने 8th में भी पढ़ा था, और तुमने 10th में भी पढ़ा, और अब 11th में आकर के उसके डिटेल्स तुम पढ़ने जा रहे हो, ठीक है? 3 साल से वही पढ़ रहे हैं सेक्सुअल के डिफरेंसेस। यस। अब जैसे 12th में अनन्या, 12th की तो तुम्हारी पूरी जो फर्स्ट यूनिट थी वो रिप्रोडक्शन के ऊपर हुई है।
एंड आपको पता है 12th में पूरे चारों चैप्टर रिप्रोडक्शन के हैं, तो उसमें भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। 11th में फर्स्ट चैप्टर में थोड़े बेसिक्स आ जाते हैं। जैसे 11th की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हारे केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो तुमने पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रखे होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमेशा कनेक्टेड होता है पिछले चैप्टर्स के या पिछले साल के चैप्टर्स के साथ। अब मुझे ये बताओ बेटा, जैसे हम क्लोन लिखेंगे अर्शिया, तो क्लोन लिखती तुम्हारे दिमाग में क्या आंसर आया? एसेक्सुअल। वेरी गुड, एसेक्सुअल आ गया। तो बेटा ये बताओ मुझे विनायक, सानवी, चिराग, कि ये जो क्लोन लिखते हैं बेटा, क्लोन का आंसर कैसे बता सकते हो आप? क्लोन क्या होता है? morphologically and genetically similar individual. मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। अच्छा, जेनेटिक लेवल पे अर्नब इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी। एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें क्लोन को ना जैसे मॉर्फोलॉजिकली भी डिस्कस करना पड़ता है, और कई बार बेटा एनाटॉमिकली भी देखना पड़ता है ना, इंटरनली भी देखना पड़ता है। तो जो मॉर्फोलॉजी होता है, श्रेयस, अर्शिया, अर्नब, विनायक, सानवी, ये जो मॉर्फोलॉजिकली बच्चा लिखा है ना मैंने, इसका मतलब होता है मॉर्फोलॉजी क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। जैसे हाउ मेनी आईज श्रेयस वी हैव 2 आईज, है ना। हाउ मेनी फिंगर्स इन अ नॉर्मल पर्सन? 10। लेकिन एक्सेप्शन पता है आपको? ऋतिक रोशन के 2 अंगूठे, राइट। उसके एक्सेप्शंस भी हैं। जब भी बॉडी में माइटोसिस होती है, जब एम्ब्रियो से फीटस बनता है बेटा, तो कई बार माइटोसिस का रेट बहुत बढ़ जाता है। तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं कि जो पेंटाटेटालिक स्पीशीज हैं, वो कई बार बच्चा पेंटा के साथ साथ हेक्सा भी बन जाता है। पेंटा स्टैंड्स फॉर 5 इन बायो। पेंटा मतलब हमारे पास बेटा कितनी डिजिट्स हैं? हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। दैट्स व्हाई वी आर प्राइमेट्स। तो एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी को हम क्या बोलते हैं? क्लोन। और ये क्लोन कहां बनता है? ए सेक्शन में। वाई? क्योंकि ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्वड, उसी 1 पेरेंट का डीएनए फ्लो कर रहा है, तो वैसा कॉपी भी बन रहा है बच्चे। इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे इसका नुकसान क्या है बच्चे? अर्शिया, इसका डिसएडवांटेज क्या है ए सेक्सुअल का? पेरेंट में कोई डिजीज होगी वो सेम उसी में जाएगी। पेरेंट में डिसीज होगी तो बच्चे में भी ऊपर वो ट्रांसफर हो जाएगा। गुड, issues with the offspring. गुड, शाबाश। तो बेटा क्लोन जैसे आपने बिल्कुल सही बताया। अब मुझे ये बताओ Sir, जी, so मुझे क्लोन से एक लास्ट ईयर का एग्जांपल याद है, लाइक हॉर्स एंड वो म्यूल वाला एग्जांपल जो था हमारा, वो भी तो क्लोन ही होगा। अनन्या आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ म्यूल वाला एग्जांपल जो म्यूल था, वाला ना, हाँ म्यूल वाला एग्जांपल। जो म्यूल वाला एग्जांपल है वो अभी मैं आपको इसलिए बताऊंगा, अभी आगे चल के आएगा, कि नेचर में कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं बेटा कि जहां पे डिफरेंट स्पेशीज क्रॉस करते हैं, लाइफ भी आती है, बट वहां पे फर्टिलिटी नहीं आती बेटा। जैसे एक हॉर्स का और डोंकी का अगर क्रॉस हो जाए तो क्या बन जाता है? म्यूल बन जाएगा बेटा, राइट। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि म्यूल से म्यूल का जन्म हुआ है? no, sir. क्या कभी किसी बच्चे ने सुना है कि म्यूल्स गिव्स राइज टू म्यूल्स? नहीं सुना ना। क्यों? क्योंकि म्यूल्स कैसे हैं बेटा? म्यूल्स के पास लाइफ है, लेकिन म्यूल्स स्टेराइल है ना। और श्रेयस, स्टेराइल को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन फर्टाइल। यस सर। है ना। उनके पास लाइफ तो है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम, they have genetic system, they have their bones and cartilages, but unfortunately they don't have any gametes. उनके पास ऑर्गन्स में गैमीट्स नहीं बन पाते, उनके पास सेक्सुअल हार्मोन्स नहीं होते। रिजल्ट्स क्योंकि वो 2 डिफरेंट डीएनए के बेटा मिक्सअप से बने। म्यूल के अलावा भी एग्जांपल मैं बच्चों को देता हूं, शायद अर्नब को याद होगा एग्जांपल, शायद विनायक को याद होगा। म्यूल के अलावा हिन्नी का एग्जांपल आता है बच्चों। अभी मैं दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा। तो जब भी बेटा स्पेशीज अगर सेम होंगे तो गैमीट्स जरूर बनेंगे, और स्पेशीज कैसी बनेगी? फर्टाइल। तो मैं आपको एक बात लिखवा देता हूँ, हर एक बच्चा जैसे अर्शिया और श्रेयस जरूर लिख लें। जैसे गैमीट्स की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो गैमीट्स कहाँ बनते हैं? हमेशा सेक्सुअल में बनते हैं, ये बात आप जानते हो। लेकिन एक बात जो नोट करके लिख लेना, नोट करके आप ये लिखोगे कि अगर कोई स्पेशीज एक्स है, राइट, इफ दिस स्पेशीज एक्स is crossed with species X and this one is male and this one is female, तो मेरे को ये बताओ श्रेयस बेटा, दोनों स्पेशीज सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है, क्योंकि मेल और फीमेल में गैमेट्स का साइज और नहीं मेरा देखो बेटा ध्यान से, मेरा क्वेश्चन ये है श्रेयस कि ये जो मैंने केस लिखा है बच्चे, दोनों केसेस में आप देखो ये स्पेशीज सेम है या डिफरेंट है? स्पेशीज सेम है, राइट, लेकिन जेंडर तो डिफरेंट रखना ही पड़ेगा, तभी तो लाइफ आगे बढ़ेगी, है ना। तो मुझे ये बताओ, अगर स्पेशीज एक्स है, तो ऑब्वियसली बात है अर्शिया कि जो न्यू इंडिविजुअल्स आएंगे वो भी कैसे आएंगे? स्पेशीज एक्स के आएंगे,
विथ फर्टाइल, है ना। तो बेटा ये जो नेचर है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे विनायक, फर्टाइल बोल देंगे। यस सर। तो बेटा ये स्पेशीज तो फर्टाइल बन गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें छोटा सा भी चेंज किया जाता, अगर ये चेंज ये हो जाता कि ये एक्स की जगह सिर्फ मैं वाई लिख देता, सिर्फ एक वाई लिखने से श्रेयस, अर्नब, अर्शिया क्या फर्क पड़ जाता है बच्चे? नॉन फर्टाइल स्पीशीज को वो जन्म देगा। यस बेटा, तो यहाँ पर इस सिर्फ वाई की वजह से ये जो स्पेशीज हो जाती है बच्चे, जिसके पास एक्स और वाई दोनों के बेटा ट्रेड्स आ चुके हैं, तो ये क्या हो जाती है बच्चे, जेनेटिक मिक्सअप की वजह से क्या हो जाती है, नॉन फर्टाइल। जिसका एग्जांपल अभी अनन्या दे रही थी, म्यूल। इसको बेटा अपनी हिंदुस्तानी भाषा में पता क्या बोलते हैं, खच्चर। एक्सक्यूज मी, लोग कहते हैं जो ना घोड़ा है ना गधा है ना, तो ये खच्चर होता है बच्चे। इसको आप लोगों ने हिल स्टेशन में देखा होगा, जब आप लोग जैसे मसूरी या नैनीताल या उधर जाओगे, आप मनाली की तरफ जाओगे या शिमला जाओगे, तो वहां पे टूरिज्म के लिए ना, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो होते नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे म्यूल के ऊपर बैठ के आराम से थोड़ा सा नजारे देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपने अभी रिसेंटली जो एमसीक्यू का टेस्ट लिया था, उसमें एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था हाँ कि यस। म्यूल का फॉर्मेशन किससे होता है सर, वो मुझे क्लियर नहीं था, तो वो जरा अच्छा, क्लियर कर। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया बच्चा आपको? यस सर। ओके, तो अभी एक पॉइंट और लिखवाऊंगा, उससे कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे आप। ओके सर। तो यही आप लोगों का फायदा है बच्चे, थोड़ा सा जब भी, कई बार क्या होता है पता है, जैसे बच्चों को लगता है यार लिविंग वर्ड ये तो मैं पढ़ चुका हूँ यार, ये तो मुझे आता है, कितनी बार पढ़ूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, मैं एक चीज हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूँ, अगर तुम्हें लगे कभी कि कोई चैप्टर तुम्हें बिल्कुल आता है और तुम उसकी कभी भी क्लास करते हो या खुद सेल्फ स्टडी करोगे ना, आप हमेशा देखना कुछ ना कुछ तुम्हें नया जरूर मिलेगा बच्चे। एज अ टीचर बच्चे, आज हम लोग भी स्टडीज करते हैं, हम कभी ये नहीं बोल सकते कि आई एम द परफेक्ट इन माय सब्जेक्ट, क्योंकि हम साइंस के बंदे हैं बेटा, हम लोग साइंस के बंदे हैं। और जिस दिन इंसान ने बोल दिया ना कि साइंस मुझे पूरी आ गई, साइंस तो मुझे सब आ गया, बायो तो मुझे सब आ गया, उसी दिन से बेटा मैं खत्म हो जाऊंगा, उसी दिन से साइंस खत्म है। साइंस तो बेटा तुम जितना पढ़ोगे ना उतना तुम्हें कम लगेगा। बायो की बुक इतनी पतली से भी आती है, बायो को इतनी बड़ी से भी आती है बेटा, है ना, हर साइज की तुम्हें बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में। लेकिन हर एक बुक से तुम पढ़ते हो तो भले ही तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें लगी कि मुझे आती, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आज भी बेटा जितना तुम अगर सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो तुम्हें कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके हमेशा पॉइंटर्स बनाते रहो। सर मेरे भैया कहते हैं कि साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कवरी, तो जितना भी डिस्कवर करोगे उतना होगा। बिल्कुल। और बायो तो मतलब मुझसे ज्यादा आप जानते हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो बेटा, आपको सबसे अच्छे से पता है कि बायो कितना डेप्थ में है ना। यस सर। तुम अभी तो जितना खाली नॉर्मली हम लैंड पे देख रहे हैं, अभी तो 70% पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म समुद्र के अंदर है। बिल्कुल, अभी तो जैसे हम फाइटोप्लैंक्टन्स लेवल पर हैं, जू प्लैंक्टन्स, फिशेस तो अभी बहुत अंदर है बेटा। तो ये मान के चलो कि लिविंग वर्ल्ड या केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स, उसमें बच्चा ना बहुत बार ओवर मोटिवेटेड हो जाता है, अरे मैं तो खूब अच्छे से करूंगा, अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर आपका एक ना रिफ्रेशमेंट होता है, एक आपका रिवीजन जैसा होता है कि यार ये मैंने 9th 10th में सब पढ़ा था, अब मैं 11th में पढ़ने वाला हूँ डिटेल। मजा आती है कहाँ से, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर से शुरुआत हो जाती है, जिसमें आपको मेन सब्जेक्ट मिलता है बच्चे। तो यहाँ पर अपने पॉइंट में एक ऐड कर लेना, ये नॉन फर्टाइल स्पीशीज हो जाएगी, और ये कभी बेटा दोबारा, ये कभी भी दोबारा ऑफस्प्रिंग्स को नहीं बच्चे जन्म दे सकती, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स नहीं होती। तो नॉन फर्टाइल में एक सबसे खास बात पता क्या होती है, नो गैमिटोजेनेसिस आशिया, राइट श्रेयस, नो गैमिटोजेनेसिस। मैंने हमेशा नेशनल प्लेटफॉर्म पे या जूम प्लेटफॉर्म पे कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से ज्यादा बेटर बना सकूं, और इस टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा मैंने हमेशा अनअकैडमी में बच्चों को बोला, वो ये मुझे लगता है कि मैं अपनी एक जगह से अलग अलग जगह के बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, राइट। कि आज अर्नब अगर कोलकाता में है, अगर वो वेस्ट बंगाल में है, तो शायद मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन अर्नब इस वक्त क्लास में आके पढ़ पा रहे हैं, राइट अर्नब। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि अगर एक कोलकाता का बच्चा अर्नब अगर किसी क्लास में आकर के रिवीजन करना चाहे, तो वो आकर के कम से कम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन कर सकता है, जो ऑफलाइन में थोड़ा मुश्किल है। ऑफलाइन में ना एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है बेटा, कि अगर मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ तो मैं दिल्ली के बच्चे को ही पढ़ा सकता हूँ, मैं अगर नोएडा पढ़ा रहा हूँ तो मैं नोएडा के बच्चे को ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन पे मैं अलग अलग बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो उसका फायदा आप लोग भी अपनी 100% अटेंडेंस के साथ बेटा दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बेटा आपने लिख लिया होगा, एक नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये, जो आपके लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखना हमेशा कि विनायक जब भी क्वेश्चन आता है ना कंपटीशन में, तो अक्सर 90% बच्चे यहाँ पे गलत एग्जांपल दे देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो मेल फीमेल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मेल था क्या फीमेल था। तो मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जिसको पता है वो भी लिख ले,
कि अगर मेल डोंकी का क्रॉस अर्नब फीमेल हॉर्स के साथ होगा तब क्या बनेगा बच्चे, म्यूल बनेगा। तो इसको हर एक बच्चा नोट कर ले। अर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के साथ साथ तुम्हें 12th में हेल्प करेगा अर्शिया। सर इफ फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स होता तो कुछ तो बेटा हिन्नी बन जाएगा अर्शिया, हिन्नी। वो दिखने में क्या होगा अर्शिया, हॉर्स जैसा ही बिल्कुल दिखता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है, उसकी हाइट ना म्यूल से ज्यादा होगी। इसका ऑपोजिट जो तुम बता रहे हो ना उससे हिन्नी बनेगा, HINNY। तो मैं लिखवा देता हूं अभी। तो यहाँ पे क्या करो अर्शिया, लिखना मेल डोंकी अगर है, अगर मेल डोंकी है और उसका क्रॉस हो रहा है बेटा फीमेल हॉर्स के साथ, तो श्रेयस यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे म्यूल बन गया। यस सर। लेकिन इसका ऑपोजिट करो, इसका ऑपोजिट क्या बन जाएगा, हिन्नी। ये देखिए बच्चे, हिन्नी इस तरह से बिल्कुल हॉर्स की जैसा होता है, हाइट भी ज्यादा होती है इसकी। जो ये होता है म्यूल, ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड दिखता है, इसकी नेक बहुत ज्यादा वैसी इलोंगेटेड नहीं होती ज्यादा। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी कराओगे तो क्या बन जाएगा, हिन्नी। दोनों ही कैसे हैं बेटा, दोनों स्टाइल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देना स्पेशली बच्चों आप लोग, कि म्यूल और साथ में हिन्नी, म्यूल और हिन्नी दोनों कैसे हैं बेटा, म्यूल और हिन्नी दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों स्ट्राइल स्पीशीज है, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइल। तो विनायक ये जरा हाईलाइट कर लेना बेटा नोट्स में, ठीक है। यस सर। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को एक चीज याद रखो, दूसरा अपने आप कभी गलत नहीं होगा। इनफैक्ट सर, इनफैक्ट मेरा 1 मार्क्स अभी कट कर लीजिए क्योंकि मैंने ये गलत कर दिया था। हाँ, आप लोगों के मार्क्स भी मैं शेयर कर दूंगा, उसके लिए भी रेडी रहना। Yes. जो लास्ट टेस्ट हुआ है अभी। सो म्यूल हिन्नी का बच्चे, म्यूल हिन्नी का ये जो आंसर हो गया ये हो जाएगा स्ट्राइल स्पीशीज। स्ट्राइल का मतलब होता है बच्चे अनेबल टू फॉर्म गैमेट्स। ठीक है बेटा, क्लियर श्रेयस, एनी डाउट? अर्शिया? नो सर। ओके। तो श्रेयस बेटा, टू बी ऑनेस्ट, आर यू कंफर्टेबल इन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है? सर बोथ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन। चलो गुड। मेन है कि बच्चे चैप्टर समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, पोर्टल कोई भी हो बच्चे, राइट? यस सर। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स नहीं तो आप लोगों को मैं अपने नोएडा वाली ब्रांच में बुला पाऊंगा कुछ दिनों में। यस सर। तो बेटा नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, अर्शिया को मुझे लगता है कि आंसर अच्छे से पता है। अर्शिया 10th में भी डिस्कस हुआ था हमारा, तो मेटाबॉलिज्म से आंसर याद आया कुछ अर्शिया, क्या है? सर जी बेटा। एक सेकंड, आप पिछली वाली स्क्रीन दिखा सकते हाँ हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा अनन्या, बिल्कुल। हिंदी वाला मैंने दिखा। हाँ जी, हाँ जी, इसको बच्चे इसको अनन्या नीट के लिए हाईलाइट कर देना, लिख देना बेटा, नीट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पेट क्वेश्चन है, सानवी है। तो सानवी मेटा, बेटा मेटा का मतलब क्या है सानवी अकॉर्डिंग टू यू? Like metabolism is like the sum total of all the biochemical reactions. मेटा और कुछ सोचो बच्चे। श्रेयस तुम्हारे अकॉर्डिंग मेटा MET है, मेटा का मतलब क्या है बच्चे? सर केमिकल रिएक्शंस। आपने एक्चुअली आपने केमिकल रिएक्शन तो एक तरह से मेटाबॉलिज्म को बता दिया। हाँ। लेकिन जो मेटा वर्ड है ना, मैथ्स और बायो, आपके पास मैथ्स नहीं है ना श्रेयस? नहीं सर। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं बेटा, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि मैथ्स और बायो की खासियत है, जैसे अर्शिया मैथ्स की भी बच्ची है, तो मैथ्स बायो में तुम ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन से ही बेटा आपको कहीं ना कहीं चीजें पता चल जाएगी कि मुझे सॉल्व क्या करना है। तो अगर मैं मेटा और बॉलिज्म करता हूँ श्रेया, तो मेटा का मतलब क्या होता है, टोटल, एंटायर, है ना। और जो आपने आंसर दिया है श्रेयस, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, किसका? वो बॉलिज्म का करेक्ट, वो बॉलिज्म होता है। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं अनन्या, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी की, वो होता है बॉलिज्म, है ना। अब आपको पता है श्रेयस, हमारी बॉडी में कितनी सारी रिएक्शंस चल रही हैं? यस सर। हमारे बात करते करते सोचो बॉडी में कितनी सारी रिएक्शंस रन कर रही है ना। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी चल रही हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी हैं, यूरिया भी बन रहा है, साथ में बच्चा कीटोन बॉडीज भी बन रहे हैं, अलग अलग ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हो रहा है, फ्रक्टोज भी डाइजेस्ट हो रहा है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रही है। तो अगर मैं इन सारी रिएक्शंस का टोटल कर दूं अनन्या, तो वो क्या बन जाएगा बच्चे? वो बन जाएगा मेटाबॉलिज्म। तो यहां पर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चे सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस। हर एक बच्चा ध्यान से लिखना, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring in the living body. So I am sure अर्नब, इसके एग्जांपल भी तुम्हें याद आ गए होंगे बेटा, हमने क्लास में जब करा था पहले।
Yes, sir. हाँ, तो एग्जांपल क्या आ गया विनायक, अर्नब? Anabolism and catabolism. कैटाबॉलिज्म। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है विनायक? यस विनायक, अर्नब तुम बता रहे थे। यस अर्नब। Anabolism मतलब जोड़ना and catabolism मतलब तोड़ना। तोड़ना, गुड। तो बेटा सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन लिविंग बॉडीज कॉल्ड एज मेटा। और इस मेटाबॉलिज्म को हम क्या करेंगे बेटा, बोर्ड पे आकर के एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उसको आप लिख लेना। श्रेयस रिटन, ये पॉइंट ऐड कर लिया था? यस सर। अर्शिया डर, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड में बेटा मैं एक बात बता दूं, आप नोट कर लेना। इसमें आप ये लिख लेना इस तरह से इसको, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। अब देखा इसमें कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो नीट वाला है वो अलग से मैं लिखवा दूंगा कि वो नीट में आता है। जो सीबीएसई वाला है वो अलग से लिखवा दूंगा, ये सीबीएसई में मिलेगा। अब देखो होता क्या है बेटा कि फॉर्मूला तो लिख लिया आपने, एना प्लस कैटा। अभी जैसे अदम ने बताया आप लोगों को कि सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें क्या है बेटा, वो ये है कि एनाबॉलिज्म में क्या होगा हमेशा, एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्शन होता है हमेशा। तो वी कैन से कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। ये बेटा क्या है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, राइट विनायक? लेकिन जब हम कैटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं बच्चे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी श्रेयस, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, है ना। अब ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या है बच्चे, कैसे जस्टिफाई करोगे श्रेयस इसको? सर कंस्ट्रक्टिव मींस कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है विद यूटिलाइजिंग एनर्जी। ओके, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या, डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो बेटा कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन एंश्योर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यहां पर बेटा क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है हमेशा। और आपको पता है जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी का मतलब क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, है ना। एनर्जी यूटिलाइज होगी, है ना, एनर्जी कंजर्व होगी, तभी तो कोई प्रोडक्ट बनेगा ना। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्लस एनर्जी यूटिलाइजेशन। लेकिन वाइसे वर्सा जब आप डिस्ट्रक्टिव में आओगे ना, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन होगा हमेशा। यहां पे प्रोडक्ट जो बना था ना वो टूटेगा, सो ब्रेक डाउन यहां पर आ गया। तो ये ब्रेक डाउन रिएक्शन है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट। आई विल जस्टिफाई यू विद वन एग्जांपल आल्सो। सो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट विनायक? याद आ गया बच्चे से? Yes, sir. राइट अनन्या? चिराग बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, चिराग आर यू देयर? सर बस मैं लिख रही हूँ कि जो पॉइंटर्स नहीं है मैं होगा। हाँ, तो बेटा चिराग ये पॉइंट्स बेटा नोट कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, इसको ध्यान से नोट कर लो बेटा, और हो सके तो वीडियो ऑन मोड पे सारे बच्चे क्लास करना। विनायक हो सके तो वीडियो ऑन मोड पे रहना बेटा, सानवी, चिराग। तो यहाँ पर बेटा एनर्जी का रिलीज हो रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब दोनों को जस्टिफाई कैसे करते हैं, देखो मैं कुछ लिखूंगा और मुझे लगता है आप देखते ही आंसर बता दोगे कि वो मेटाबॉलिज्म में किसका एग्जांपल है। मैंने एक एग्जांपल लिखा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बताओ बच्चे, फोटोसिंथेसिस अकॉर्डिंग टू यू, अनन्या, अर्नब, श्रेयस, अकॉर्डिंग टू यू फोटोसिंथेसिस कम्स अंडर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म? Anabolism. अच्छा, कैसे बता दिया तुरंत बेटा, कैसे बता दिया? Sir, because it is a constructive reaction where there is a product formation taking. प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। और बेटा फोटोसिंथेसिस में किसकी सिंथेसिस है, ग्लूकोज, सोलर एनर्जी, ग्लूकोज, यस। तो बेटा फोटोसिंथेसिस कम्स अंडर द एनाबॉलिक रिएक्शन, राइट। तो यहां पर एक काम करो, जो कंस्ट्रक्टिव लिखा है ना ब्रैकेट में, श्रेयस क्या लिख सकते हैं, सिंथेसिस भी लिख सकते हैं। यस सर। इससे आप कभी भी आप आंसर कोई भी होगा पिक कर लो। अच्छा, इसी तरह अगर मैं फोटोसिंथेसिस तो फिलहाल प्लांट्स में हो गया, अगर मैं ह्यूमंस की, एनिमल्स की बात करूं, तो जितना भी ग्रोथ होता है बेटा, जितना भी रिपेयर मैकेनिज्म है, दैट कम्स अंडर द एनाबॉलिक रिएक्शन, है ना। तो जितना भी ग्रोथ है, रिपेयर है, जितना भी क्लॉटिंग प्रोसेस है बच्चे, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन, राइट, फैक्टर 1 2 3 से लेके 8 तक जितने भी फैक्टर्स यूज होते हैं, वो सब क्लॉटिंग फैक्टर्स रिपेयर मैकेनिज्म ग्रोथ में ही यूज होते हैं। तो ये कहाँ के एग्जांपल हो गए, एनाबॉलिक रिएक्शंस हो गए। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लिखता आपको, अगर मैं बोलता बेटा रेस्पिरेशन, तो यहां पर एक आंसर आप सही भी दोगे और एक थोड़ा सा गलत भी दोगे, मुझे पता है। देखते हैं रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट आंसर कौन बच्चा देगा। रेस्पिरेशन को हम कहां पर प्लेस कर सकते हैं?
Sir, respiration is the process in which breathing also includes, हाँ, यानी कि breathing comes under respiration, correct? That's Yes. one of the Sir, major Sir, I steps. think it's catabolism because cellular level पे exchange of gases होकर ATP release होता है. ओके, यानी सेलुलर लेवल पे यहाँ पर आपने उसको रेस्पिरेशन को किससे रिलेट किया? कैटाबॉलिज्म. अच्छा, और थोड़ा सा अर्नब, आप जैसे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी शायद पता चल गया होगा, इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए? रेस्पिरेशन का एक बड़ा एप्रोप्रिएट आंसर है. so maybe breakdown. अच्छा, कितने बच्चे एग्री करते हैं कि रेस्पिरेशन में सिर्फ ब्रेकडाउन ही होगा? क्यों श्रेयस, क्या लगता है बच्चे, आपको लगता है कि रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन होता है खाली? नहीं सर, यूटिलाइजेशन भी होता है. होता है ना, यूटिलाइजेशन होता है. Yes, sir. तो अगर वो यूटिलाइजेशन भी होता है, अगर प्रोडक्ट बेटा वहां पर बन के दोबारा टूट रहा है, तो इसका मतलब याद रखना, आज से हर एक बच्चा लिख ले, रेस्पिरेशन कम्स अंडर द एम्फीबोलिक पाथवे. यही कंफ्यूजन है जो बच्चे को नीट में 5 नंबर गलत करवा देता है. और नीट का मतलब आपको पता है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया अगर वो गलत हो गया तो 5 नंबर गए. एक तो अटेम्प्ट करने के 4 नंबर और -1, तो 5 नंबर का लॉस होता है. बच्चे ज्यादातर पता है क्या ट्रिक करके आते हैं, वो तुरंत रेस्पिरेशन को देखते ही कर देते हैं कैटाबॉलिज्म. वो तो उनको जब आगे रेस्पिरेशन जब फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, तब उनको क्लियर होता है कि यार रेस्पिरेशन तो एम्फीबोलिक है. और एम्फी का मतलब बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है अपना? 2. विनायक, कितना होता है? 2. एम्फी का मतलब जहां पे दोनों चीजें रन करें. तो एम्फीबोलिक का मतलब ये होगा कि जहां पर अर्शिया कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, राइट? तो एम्फीबोलिक मींस कंस्ट्रक्शन प्लस डिस्ट्रक्शन, और इसका क्लासिक एग्जांपल है रेस्पिरेशन. तो आप आज से क्या बोलोगे? रेस्पिरेशन को एनाबॉलिज्म में भी रखोगे और कैटाबॉलिज्म में भी रखोगे, राइट विनायक? Yes, sir. वाइवा वोस के लिए कभी कोई वाइवा में पूछ ले तो अचानक से बताने के लिए ठीक है कि हाँ रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वहां पे फॉर्मेशन भी होता है बच्चे. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल, जो 11th में 5 मार्कर क्वेश्चन है बच्चे, जो आप आगे के चैप्टर से पढ़ोगे फिजियोलॉजी में. मत याद दिलाइए. हाँ जी बच्चे, याद आ गया ना अनन्या 11th वाला? वो साइकिल वो लगता बड़ा इजी है पहले, उसके बाद तो बैंड जी. तो रेस्पिरेशन को बेटा आप सबने लिख लिया, हाईलाइट कर लिया श्रेयस? एम्फीबोलिक. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बेटा ऊपर जरा हाईलाइट कर देना, ये क्वेश्चन सीबीएसई के साथ साथ आपका नीट का भी है, जहां पे ब्रेकडाउन और साथ में प्रोडक्ट फॉर्मेशन दोनों. बाकी आपने डिफरेंशिएट कर ही दिया है दोनों को कि ये डिस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है. अच्छा, इसके अलावा कैटाबॉलिज्म में और भी चीजें बेटा आप लिख सकते हो एग्जांपल में. जैसे आपको पता है कि जितना भी डाइजेशन आप पढ़ते हो, डाइजेशन कम्स अंडर द कैटाबॉलिज्म. डाइजेशन को आप डिफाइन ही करते हो कैसे? ब्रेक डाउन बोलते हो ना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन. इनडायरेक्टली आप क्या एक्सप्लेन करते हो? कैटाबॉलिज्म एक्सप्लेन करते हो. तो बेटा डाइजेशन कम्स अंडर द कैटाबॉलिक रिएक्शन, राइट श्रेयस, अर्नब, अनन्या? Yes, sir. राइट चिराग, अर्शिया, विनायक? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा आगे चलते हैं. तो एक रिएक्शन जैसे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपने एग्जांपल लिख ही दिया, उससे आपको याद रहेगा कि कभी भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दे दी जाए तो आप समझ जाना क्यों एनाबॉलिज्म. जहां पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 किसके साथ कंबाइन हो रहा है बच्चा? 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ. बदले में क्या मिल रहा है आपको? ग्लूकोज. साथ में क्या रिलीज हो गया बच्चे? वेस्ट वाटर एनर्जी के फॉर्म में. तो एनाबॉलिज्म में यानी कि सिंथेसिस किसकी हो रही है श्रेयस? ग्लूकोज की, राइट? Glucose, yes. लेकिन साथ में कैटाबॉलिज्म में जैसे आपने रेस्पिरेशन का एग्जांपल दिया, आपने डाइजेशन का एग्जांपल दिया, जहां पे ब्रेक डाउन आपको हमेशा मिल रहा है. इनफैक्ट रेस्पिरेशन कम्स अंडर द एम्फीबोलिक पाथवे. तो आगे चलते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आपको लिखना है बेटा वो ये लिखना है कि रेस्पॉन्स जो होता है स्टिमुलस का वो कितना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज रेस्पॉन्स. तो इसमें एक सबसे पहला पॉइंट आप ऐड कर लेना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशन. या so all living organisms have the ability to sense the condition. So all living organisms have the ability to sense the condition. जैसे आप जहां पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो बेटा, आप अपने आसपास का पूरा एनवायरनमेंट सेंस कर पा रहे हो. किसने दरवाजे पे नॉक नॉक किया, सेंस कर लिया. किसी का कॉल आ गया, सेंस कर लिया. किसी ने बुलाया, मम्मा ने बुलाया, सेंस कर लिया. ठीक है, मैंने कुछ पूछा, आपने आंसर दिया, सेंस कर लिया. मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, आपने बोला सर श्रेयस मिश्रा, सेंस कर लिया. मानते हो उस बात को बेटा? अब ये तो नहीं मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, आप सोच रहे हो, मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, आप सोचे जा रहे हो. अब ये तो नहीं होगा बेटा, मेरे क्वेश्चन पूछा, आप 1 साल बाद आंसर थोड़ी ना दोगे.
आप तो तुरंत आंसर दोगे, क्यों? क्योंकि बेटा ब्रेन में मेमोरी स्टोर्ड है, हर वक्त आपको चारों तरफ से क्या मिल रहा है? स्टिमुलस मिल रहा है। ठंड लग रही है, एसी ऑफ कर दिया, सेंस है, ठीक है। गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर दिया, सेंस है। तो आप हर वक्त बेटा पैक्ड हो अपने स्टिमुलस के साथ। तो याद रखना, एक्ट ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ इस बात को लिखने के लिए, जो सराउंडिंग का एक्ट होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, एक्ट ऑफ सराउंडिंग। चाहे वो साउंड हो, हीट हो। जैसे किसी ने गर्म बर्तन पे हाथ रख दिया, क्या करोगे तुम? गर्म तवे पे हाथ रखते हो, क्या करते हो? से चिल्लाते हैं, चिल्लाते हो, हटा लेते हो, कि वहां पे क्या लौह पुरुष बन जाते हो? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, मैं तो हाथ ही रखा रहने दूंगा वहां पे। तो वहां पे रेफ्लेक्स यूज करते हो ना, रेफ्लेक्स एक्शन लग जाता है ना तुरंत। हाथ रख के तुमने हटा भी लिया, करंट का झटका लगता है, क्या करते हो? तार को पकड़े रहते हो ऐसे ही, छोड़ देते हो? सर छोड़ देते हैं। ठीक, वहां पे पता चला आयरन मैन बन जाते हो हॉलीवुड के, ऐसा तो नहीं होता? पता चला ट्रांसफॉर्मर्स बन गया वहां पे। तो एक्ट ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की भी ना टाइप्स हो गए हमारे पास, जैसे फिजिकल, राइट? द एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चे, ये फिजिकल एग्जांपल हो गया, फिजिकल स्टिमुलस हो गया आपका, फिजिकल, है ना। अब यहाँ पे फिजिकल क्या है बच्चे? सामने तो प्लांट दिख रहा है, फिजिकल क्या है इसमें? सर क्योंकि वो क्लाइंबर है तो वो जो Yes. बीच वाला जो रॉड है उसको सेंस करके वो क्लाइंब कर रहा है। यस, तो बेटा अगर ये प्लांट क्लाइंबर है तो इसने सेंस किया बच्चे अपने एक सपोर्ट सिस्टम को। इसने एक प्लांट के स्टेम को सपोर्ट पे लिया और उसके बच्चा सपोर्ट के सेंस में आते आते वो क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है। आपने बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा, वो वॉल का सहारा ले लेते हैं, वो लकड़ी का सहारा ले लेते हैं, बेटा क्लाइंब करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये फिजिकल स्टिमुलस है, राइट अर्शिया? ये जो आपको स्टिमुलस दिख रहा है फिजिकल है, जहां पे टेंड्रिल्स आपको दिख रहे हैं। टेंड्रिल्स वो सिस्टम होते हैं बच्चे जो सेंस करते हैं किसी एक सपोर्ट सिस्टम को, और वो क्लाइंबर को हेल्प करते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। इसी के साथ मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं बेटा, केमिकल। कौन बच्चा सोचेगा अर्शिया इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए? बताओ बेटा, केमिकल स्टिमुलस का एग्जांपल क्या दोगे? सर हार्मोन। यस चिराग, यस बेटा। सर हार्मोन्स। हार्मोन्स केमिकल में है, ओके, यानी कि बेसिकली ये इंटरनल बॉडी में रह के काम कर रहे हैं बेटा, राइट चिराग? इसके अलावा Yes. और के एग्जांपल सोचो, प्लांट सिस्टम में कैसा क्या एग्जांपल हो सकता है? अर्शिया, विनायक, चिराग, सानवी। यस यस, अर्नब सोचो बच्चे, केमिकल स्टिमुलस कहां पर तुमने पढ़ाया आज तक? बहुत ही आपको एग्जांपल पता है, बस आपको बस फ्रेम करना है। सर कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब वो तो एक तरह से फोटोसिंथेसिस भी है, हाँ यस सर, है ना। तो बिल्कुल आपने एग्जांपल तो अच्छा बताया है। और मैं आपको एक चीज और दिला रहा हूँ, जैसे आपने केमिकल स्टिमुलस की बात की है, केमिकल का मतलब होता है, जैसे आपने बताया फोटोसिंथेसिस, तो जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो एक केमिकल एनर्जी है। यस सर। ग्रेट एग्जांपल, गुड बेटा। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल याद रखना, व्हेन अ पॉलन लैंड ओवर द स्टिग्मा शेष, राइट, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, व्हेन अ पॉलन इज लैंडेड ओवर द स्टिग्मा अर्नब। अब पॉलन तो लैंड कर गया, बाकी का जो कार्यक्रम है आगे का जो प्रोग्राम हो रहा है बच्चे, कि पॉलन ने 2 गैमेट्स को बनाया, उसको स्टिग्मा ने क्या किया बच्चे? एक्सेप्ट किया, पॉलन ट्यूब तक भेजा, वहां से ओव्यूल तक भेजा, वहां से फर्टिलाइजेशन हुआ। ये सब कौन करा रहा है बेटा? ये सब अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केमिकल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिएक्शन। तो नंबर्स ऑफ केमिकल डायलॉग्स आर देयर necessary for such type of chemical stimulus. And the next example is the entry of pollen in a pollen tube, right? The entry of pollen after pollination and the receiving of 2 male gametes. तो आप देखोगे यहां पर एक एग्जांपल लिखना, pollen tube growth comes under the chemical stimulus. केमिकल्स की वजह से बच्चे pollen tube की ग्रोथ होती है, केमिकल्स की वजह से pollen को एक्सेप्ट किया जाता है स्टिग्मा में, और आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम चैनल चलता है पूरा। तो केमिकल में एग्जांपल लिख दो, pollen tube growth। साथ में दूसरा एग्जांपल लिखना बच्चे, आफ्टर पॉलिनेशन प्रोग्राम, इसको बोलते हैं बेटा आफ्टर पॉलिनेशन, यानी कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। बायो में इसको क्या बोलते हैं? बॉटनी में पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कम्स अंडर द केमिकल स्टिमुलस। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कम्स अंडर द केमिकल। ये एग्जांपल सारे बच्चे लिख लें। अर्नब इसको नोट कर लेना, शेयर्स इसको नोट कर लेना, अनन्या एग्जांपल नोट कर लो, क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन है, और नीट वाला समझ लिया तो सीबीएसई अपने आप इजी हो जाएगा यार। तो अर्शिया याद रखना, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है वो किसका एग्जांपल है? केमिकल स्टिमुलस, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं बच्चे बायोलॉजिकल। आपका जो पूरा डेली जो बॉडी का रिदम चल रहा है, आपको जो बॉडी बिहेवियर है, दैट कम्स अंडर द बायोलॉजिकल स्टिमुलस। इसको मैं कट कर देता हूं, इसका यहाँ पे कुछ सेंस नहीं है। तो योर बायोलॉजिकल रिदम कम्स अंडर द बायोलॉजिकल स्टिमुलस। आपका जो बॉडी बिहेवियर है
वो बायोलॉजिकल स्टिमुलस है। जैसे अभी एक बच्चा चिराग बोला था हार्मोन्स, तो बायोलॉजिकल रिदम हो गया बेटा। हार्मोन्स जो होंगे ना वो बेसिकली बायोलॉजिकल रिदम के अंदर में आते हैं। राइट सानवी, क्लियर? Yes, sir. तो ये बेटा स्टिमुलस जो है ना ये आपके सीबीएसई के लिए, और सीबीएसई के साथ साथ आपको पता चल गया होगा कि नीट में आपसे क्वेश्चंस एग्जांपल के फॉर्म में पूछा जाएगा। शैल आई मूव अहेड? डन श्रेयस, Yes, sir. अनन्या? सर तो जी बेटा नोट कर रहे थे। नहीं सर, मैं ये हाँ। बोल रही हूँ जैसे बायोलॉजिकल वाले में हम लोग तो मतलब होम्योस्टैसिस भी देख सकते हैं, जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इनर बॉडी टेम्परेचर। हाँ यस, तो बेटा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मो रेगुलेशन। तो नोट कर लो, बायोलॉजिकल में आंसर क्या आ गया बेटा, थर्मो रेगुलेशन, इसी को बोलते हैं। राइट अनन्या? यस सर, मैं Yes. साइड बाय साइड लिख रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही आंसर। तो बेटा इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, नोट कर लेना। जो हमारा इनर बॉडी मेंटेनेंस है ना वो थर्मो रेगुलेशन, करेक्ट। तो ये चीज बेटा नोट करके अंडरलाइन भी कर लेना श्रेयस, थर्मो रेगुलेशन। राइट Yes, सानवी, sir. इसको अंडरलाइन कर लेना, थर्मो रेगुलेशन। तो फाइनली बेटा उस टॉपिक पे आते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि सीबीएसई वाले जरूर देंगे, आपके टीचर जरूर देंगे, और वो है बायोडाइवर्सिटी। और मैंने आपको बताया था उसको कैसे डिफाइन करना है हमें, रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑल ओवर द नेचर। ये आपके सामने जो इमेज आई है वो बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ बता रही है आपसे। राइट, मैं हमेशा जैसे छोटे बच्चों को 10th में जब बच्चों से मिलता हूं तो मैं हमेशा पूछता हूं कि अगर एलियन पे हम विश्वास करते हैं और एलियन हमारी अर्थ पे आ जाए, so first thing yes that would baffle him, that alien, that's your biodiversity. Yes, sir. तो यार वो कहेगा कि यार मेरी दुनिया में लाइफ तो है लेकिन इतनी अमेजिंग डाइवर्सिटी नहीं है। वो देख के इतनी सारी मतलब क्या बोलते हैं कि एनिमल्स, प्लांट्स, वो सब देख के कुछ राइट, सो स्पीशिएशन जो है ना बच्चे वो बहुत स्ट्रांग है हमारी अर्थ में। और आपको Excuse me, पता है sir. जी, सर जैसे हम लोग को कहीं दूसरे प्लेनेट पे जाना होता है तो हम लोग को कहीं ना कहीं वहाँ का ऑक्सीजन लेवल और ये सब देखना होता है। तो अगर एलियन भी आएंगे तो उनको भी तो कहीं ना कहीं ये सब देखना पड़ेगा ना कि वहाँ पे हम रह पाएंगे या नहीं। अब ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको पता है यूएफओस के बारे में ना, यूएफओस के बारे में जो लोग कहते हैं ना कि जो देखता है वही विश्वास करता है, और Yes, यूएफओस की जिन्होंने शायद कभी फील किया देखा है वो बहुत अजीब तरीके से बताते हैं कि वो दिखने में ऐसे थे, बहुत ज्यादा लाइट थी उनमें। तो अब ये है कि बेटा ये मान के चलो कि जहां पर भी लाइफ है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहां पे उतना ऑक्सीजन नहीं है स्ट्रॉन्ग जितना हमारे पास है यहाँ पे। राइट सर। वहां पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है ना के बराबर है। जैसे अब बाकी जो प्लैनेट्स पे थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस मिला है, गॉड पार्टिकल्स मिले हैं, वाटर मिला है, या जहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे एग्जिस्टेंस मिल रहा है तो वहां पे एग्जिस्टेंस तो मिलने की कोशिश की जा रही है, वो मिलने की है पॉसिबिलिटी, लेकिन इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है वहाँ। राइट तो सर। डेफिनेटली उनके लिए भी कुछ ऐसी यहाँ पे सिचुएशंस हैं जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। हो सकता है आप एक यूएफओ अगर किसी एक सपोज एक अरेबियन कॉन्टिनेंट पे जाएगा तो उसको ज्यादा वहां पे हीट फेस करनी पड़ेगी, वो अगर किसी दूसरे पोल पे जाएगा तो उसको ज्यादा वहां पे हो सकता है बेटा स्नो फील करनी पड़े। तो अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, एंड ये डाइवर्सिटी तो अर्थ में आपको सबसे ज्यादा मिल रही है बच्चे। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए, बहुत बड़ा नंबर है। और ये पता है कितना है, अप्रोक्सीमेट जो आइडिया दिया गया है वो कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेशीज डिस्कवर्ड है आज तक, और अभी भी हर साल कुछ ना कुछ नई स्पेशीज आपको पता चली जाती होंगी। अभी इसका कोई एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बता सकता, ये एक अप्रॉक्स नंबर है बच्चे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कि इस सी के अंदर, ओशन के अंदर कितनी अमेजिंग डाइवर्सिटी भी और भी है ना। अगर मैं आपसे पूछता कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, तो आप आंसर क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा इकोसिस्टम पता है कहां पर है? क्या आंसर होगा बच्चे? कहां पर है? ओशन के अंदर है। एंड द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कहां पर है बच्चा पार्टी? फॉरेस्ट। हाँ, नो, रॉन्ग आंसर। स्मॉलेस्ट कहां पर है बेटा? डेजर्ट में। स्मॉलेस्ट कहां पर है बेटा? डेजर्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे कम है वहां पे, स्पीशीज रिचनेस लो है, और सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस हाई कहां पर है बेटा? ओशन पे। इसलिए सबसे बड़ा इकोसिस्टम है ओशन के अंदर। ठीक है, तो मेक आउट दैटिंग टैक्सोनॉमी बच्चा, टैक्सोनॉमी। श्रेयस, अर्शिया, अनन्या, बी रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर। तो टैक्सोनॉमी, कुछ देर पहले मैंने कुछ बोला था, देखिए कितने बच्चों को अभी भी आंसर वो रिटेन है। अर्शिया, टैक्सोनॉमी में क्या आंसर दिया था बच्चे? मैंने कुछ देर पहले बोला था कुछ। यस अर्शिया? ऐसे तो नहीं यार। ओके, ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन। ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन, यस बेटा। सो टैक्सोनॉमी क्या होगा बच्चे? ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन। और मिस्टर लीनियस इन फ्रंट ऑफ अस आ चुके हैं, जो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं बेटा? लीनियस क्या कहने की कोशिश करें कि आई एम द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी।
यही वो हैं बच्चे जिन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में दुनिया को बताया। और इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, विनायक, अर्नब, अनन्या, सानवी, चिराग, बताओ बच्चे इनका क्या कंट्रीब्यूशन है अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्सोनॉमी इन बायोलॉजी? सिस्टम एंड नेचुरा मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया था। यस बेटा अर्शिया, क्या बताया आपने? इनने मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया था। यस यस, एक और आपने आंसर दे दिया, इन्होंने मैंगो का साइंटिफिक नेम भी बताया था। अच्छा अनन्या, कुछ आप भी बता रहे थे। मैं बोल रही थी कि it is a branch of classification is known as taxonomy. बिल्कुल सही आंसर था बेटा। अच्छा एक किसी बच्चे ने और कुछ बोला था, शायद मैं मिस कर गया, किसने बोला था? सिस्टमा नेचुरा बुक लिखा था। हाँ, सिस्टमा नेचुरी बुक भी इन्हीं की लिखी हुई है। गुड, सिस्टमा नेचुरी बुक इन्होंने लिखा था, टैक्सोनॉमी के गॉडफादर हैं। और इसके अलावा याद रखना बच्चा बाटी, यस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज आल्सो गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें 3 में बहुत बार जाते हैं। तो बेटा इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं, तो टैक्सोनॉमी को लेकर के याद रखना बच्चा। ये जो आंसर आप दे रहे हो लिनियस, लिनियस के नीचे एक पॉइंट ऐड कर देना, आप लोग लिख देना कि एक्चुअली इन्होंने क्या किया था बेटा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही सबसे पहले दिया था, बाद में रिजेक्ट हो गया था, वो बात अलग है, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले लिनियस थे। सबसे बेसिक लेवल का जो क्लासिफिकेशन था उन्होंने बताया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बच्चे, दुनिया में इन्होंने बोला कि 2 किंगडम है, और वो पता है श्रेयस 2 किंगडम कौन से बताया इन्होंने? प्लांटे एंड एनिमेलिया। Yes, sir. वी विल डिस्कस इन सेकंड चैप्टर, डोंट वरी। प्लांटे एंड एनिमेलिया अभी तो जस्ट शुरू हुआ है बच्चे। वेलकम इन क्लास 11 बायो। सो प्लांटे एंड एनिमेलिया। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहां पर है बच्चे? ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटे एनिमेलिया के लेवल पे इन्होंने बताया था, बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, क्योंकि 2 के बाद क्या आना था अर्शिया? 3 आना था। जब 3 वाले आ गए तो बच्चे 4 वाले नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं 3 कैसे आ गया, 4 भी तो होना चाहिए। और जब 4 वाले आ गए तो 5 वाले नाराज हो गए, और आपको पता है जब 4 आया तो 4 भी रिजेक्ट हुआ था, 5। आज 2022 में जो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं वो कौन सा है? 5 किंगडम। और मैं आपको बता दूं बच्चे, वी विल डिस्कस कि हमारे पास 6 किंगडम भी है, लेकिन वो डोमेन्स के फॉर्म में चलता है। हम जो एक्सेप्ट Yes, करते sir. हैं वो 5 किंगडम है। उसने दिया। यस, तो बेटा टैक्सोनॉमी जो मैंने बताया वो एक ब्रांच है, और ये ब्रांच किसको कवर करती है अर्शिया? ये कवर करती है क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अग्रीड प्रिंसिपल्स। इस टैक्सोनॉमी में जरूरत पड़ेगी हमें नॉमेनक्लेचर में। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ तो फैमिली में कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पंडित जी बुलाए जाते हैं, या फिर कोई ना फादर बुलाए जाते हैं। बच्चे वो क्या करते हैं? नामकरण संस्कार करते हैं। ठीक है, बोलने को तो कुछ भी बोलो बच्चे, टिल्लू, बिल्लू, लिल्लू, कुछ भी बोलो बच्चे। घर पे तो बहुत सारे नाम होते हैं ना, बेटू, बटुआ, कुछ भी बोलो, लेकिन बेटा एक प्रॉपर अल्फाबेट की बेसिस पे नामकरण संस्कार भी होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, स्पीशीज ये थोड़ी कोई नई स्पीशीज बनी तो उसका कुछ भी नाम रख दिया। तो यहाँ पर भी प्रॉपर क्या होता है, उसका एक पूरा प्रॉपर नॉमेनक्लेचर डिसाइड होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उसका फाइलम क्या है, डिवीजन क्या है, उसकी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है। तो टैक्सोनॉमी की सबसे बड़ी नीड है कि एक स्पीशीज जो अगर नया मिला है तो उसकी क्या नॉमेनक्लेचर है। तो टैक्सोनॉमी को बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइड करने जा रहे हैं कुछ लेवल्स पे, और इसका आंसर क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चे? क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी इज इक्वल्स टू INC। सारे बच्चे नोट कर लें, नहीं लिखा है तो जिनके पास लिखा है, जो 12th के बच्चे हैं वो हाईलाइट कर लें। श्रेयस और अर्शी आप जरूर लिख देना बच्चे। Yes, sir. तो टैक्सोनॉमी इज इक्वल टू INC, एक्सपेंड करो INC को, आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, देन नॉमेनक्लेचर, एंड देन प्रॉपर क्लासिफिकेशन। सर बट जी बेटा। एनसीईआरटी में आपका कैरेक्टराइजेशन भी दिया। हाँ, जो कैरेक्टराइजेशन है बेटा वो एक तरह से हम देखेंगे ना, जैसे क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे कुछ अग्रीड कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो कैरेक्टराइजेशन में भी आ जाता है। तो बेसिकली जो कैरेक्टराइजेशन है एनसीईआरटी में वो बता रहा है कि क्लासिफिकेशन कितना डिटेल फॉर्म में होता है। तो अगर आप देखो कि ग्रुपिंग, सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, वो पूरा आपको कहाँ मिलेगी? क्लासिफिकेशन में मिल जाएगी। इसी तरह जो नॉमेनक्लेचर होता है बेटा, एक होता है लोकल लेवल पे, और दूसरा क्या होगा? वर्नैकुलर। जैसे आप देखोगे ना, जो लोकल है बच्चे, उसी को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? वर्नैकुलर। लेकिन जो साइंटिफिक है वो एक अग्रीड प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको मिलता है, राइट? तो आइडेंटिफिकेशन में बेटा आपको क्या मिलेगा? एक प्रॉपर रिकग्निशन। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आप पहले क्या करते हो? चीजों को आइडेंटिफाई करते हो, अपने प्रोजेक्ट के टाइटल को आइडेंटिफाई करते हो, उसकी रिसर्च करते हो प्रॉपर, है ना? देन आप क्या करते हो बेटा? प्रॉपर उसका एक नॉमेनक्लेचर पे आते हो। जैसे आपको एक नई स्पीशीज मिल जाए श्रेयस, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे, क्यों Yes, दिखने में कैसा है, बॉडी कैसी है, उसकी कितनी फिंगर्स है, कैसी स्किन है, वो सब कुछ देखोगे आप। फिर आप प्रॉपर उसका एक नाम सोचोगे, नाम सोचने के बाद प्रॉपर आप उसकी डिटेल्स दोगे, राइट? Yes, sir.
तो अपना जितना भी डिटेल है ना, जितना भी डिटेल मैकेनिज्म है, जितना कैरेक्टराइजेशन है, वो प्रॉपर हमें क्लासिफिकेशन थ्योरी में मिल जाएगा, राइट बेटा। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर को जो हम क्लासिफाई करते हैं वो दो लेवल पे, एक तो लोकल और दूसरा साइंटिफिक। जैसे मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, बताना क्या होगा। मैंने बोला मैंगो, बताओ बेटा अर्शिया, ये जो मैंगो है लोकल वर्नाकुलर है या साइंटिफिक है? लोकल। ये लोकल है। लेकिन अगर मैंने बोला बच्चे मैंजीफेरा इंडिका, नाम सुनते ही आपको लग गया होगा तो सर ये तो साइंटिफिक है ना। मैंने बोला ब्यूफो मेलैंगटिक्टस तो नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा ब्यूफो मेलैंगटिक्टस क्या है बच्चे? इट्स अ जूलॉजिकल नेम ऑफ टोड। मैंने बोला राना टिग्रीना, तो नाम सुनते ही क्या लग रहा है बच्चे? राना टिग्रीना मतलब साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, नाम सुनते ही क्या लग रहा है बच्चे? साइंटिफिक नेम ऑफ एस्केरिस राउंडवर्म। फेरिट्यूमा पोस्थुमा, नाम सुनते ही क्या लग रहा है? साइंटिफिक नेम किसका है? बताओ बच्चे, फेरिट्यूमा पोस्थुमा कौन बताएगा? अर्थवॉर्म, फेरिट्यूमा पोस्थुमा अर्थवॉर्म। पेरीप्लैंटा अमेरिकाना कौन बताएगा? कॉकरोच। कॉकरोच। नाजा नाजा, स्नेक। स्नेक, वेरी गुड। अच्छा, होमो सेपियंस सेपियंस, ह्यूमन। ओके। रामापिथेकस इरेक्टस या रामापिथेकस, सर ह्यूमन। ह्यूमन का ही है लेकिन एंशिएंट ह्यूमंस पहले वाले, यस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एंशिएंट ह्यूमंस जो पहले जहां से एवोल्यूशन शुरू हुआ था। या आएगा बच्चे वन बाय वन, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वी विल डिस्कस। अच्छा, नाम सुनते ही मुझे पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम। अमीबा प्रोटियस, अमीबा, यस। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे मैंगो एंड मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो लोकल में आ गया और मैंजीफेरा इंडिका बच्चे आ गया साइंटिफिक, राइट। तो यहाँ पर एक पॉइंट बेटा बोर्ड पे लिखवा देता हूं, जल्दी से आप नोट कर लेना। ये जो नॉमेनक्लेचर था, इस पे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो ये, इसके भी ना टाइप्स होते हैं बेसिकली। इस पे सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी हो ये कि इट इज क्लासिफाइड इनटू बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल में बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? बाई का मतलब ही क्या है कि कुछ ना कुछ दो आने वाला है, राइट। बाई स्टैंड्स फॉर टू। तो श्रेयस, एनी गेस क्या आने वाला है बाइनोमियल में? सर जीनस एंड स्पीशीज। क्या बात है, वेरी गुड, जीनस एंड स्पीशीज। और बेटा ट्राइनोमियल में कुछ ना कुछ तीन बार आने वाला है, यानी 3 नंबर का कुछ आने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल में? यस, अपना बताने जा रहे थे कुछ सर, जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। और कई जगह जीनस स्पीशीज एंड डिस्कवरर और ऑथर नेम। हाँ सर, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में है, पर कुछ जगह पर सब स्पीशीज भी लिख सकते हो। सर वो 11th के एनसीईआरटी में एक और एब्रिविएशन भी दिया हुआ है कि LINN लगाना है। हाँ, जैसे LINN जो है ना, लिन जो होगा बच्चे, है ना, जो लिन होगा वो लीनियस से रिलेटेड है। जैसे मान लिया लीनियर ने कोई एक नेम रखा तो उनके नाम के ऊपर क्या लगा दिया गया? लिन बना दिया गया, ठीक है बच्चे। यस सर। जैसे सपोज कल को अगर हमारे किसी बच्चे ने कोई डिस्कवरी करी और उसका नाम सपोज कुछ भी, जैसे अर्नब है, तो उसने लास्ट में क्या लगा दिया? NAB लगा दिया लास्ट में। तो नाम बनाया और लास्ट में क्या लिख दिया? NAB। तो वो क्या बन गया? ट्राइनोमियल बन गया, राइट अर्नब। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चे? जैसे हम अगर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देखते हैं तो एक तो जीनस पहले वाला, फिर एक स्पीशीज आ गया, और एक क्या लिख सकते हो बच्चे? डिस्कवरर यानी ऑथर नेम, जिसने उसको पब्लिश कराया पहली बार। ऑथर को हम क्या कंसिडर करते हैं? डिस्कवरर नेम बच्चे, राइट। ऑथर इसलिए लिखा क्योंकि ये साइंटिफिक नेम्स बच्चे पब्लिश होते हैं, राइट। साइंटिफिक जर्नल्स में अर्शिया पब्लिश होते हैं, इसलिए ऑथर लिखा जाता है, हालांकि होते डिस्कवरर है ऑथर नेम। और आपने देखा होगा साइंटिफिक नेम्स कितने यूनिक होते हैं। पता चला अब ऐसा थोड़ी ना कि पूरी फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला चलता है या पूरी केमिस्ट्री में एक ही फॉर्मूला है, ऐसा तो नहीं है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले, राइट। P = mv लिख दिया बच्चे, P = mv, तो मास इंटू वेलोसिटी का एक आ गया, मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया है ना। m × v कहां पर पढ़ते हो आप लोग? कुछ आपको पता है ना m × v कहां पे पढ़ते हो? हाफ mv² कहां पढ़ते हो? जब काइनेटिक एनर्जी की डिस्कशन है तभी तो हाफ mv लगा रहे हो ना। पोटेंशियल एनर्जी में mgh लगा दिया हमने, राइट। हालांकि बायो है तो थोड़ा सा याद आ गया अचानक से मुझे फिजिक्स, तो mgh याद आ गया पोटेंशियल एनर्जी से, कुछ हाफ mv² से याद आ गया हो गया। ml2t - 2 डायमेंशन किसकी याद आ गई बताओ बच्चे? डायमेंशंस पढ़ी होंगी आप लोगों ने ना, एनर्जी का, वेरी गुड। ml2t - 2 एनर्जी आ गई। तो इसी तरह यहां पर क्या होगा? जीनस, स्पीशीज, ऑथर।
यानी कि काउंट करें तो 3 बार कुछ चीज आ रही है, तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। बट जनरली हम किसको प्रेफर करते हैं बेटा, जनरली वी प्रेफर बाइनोमियल, है ना। आपने शायद ही आज तक हर एक केस के ट्राइनोमियल पढ़े होंगे, है ना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता और कितना जरूरत भी नहीं होती बच्चों के 11 12 में, है ना। ये बहुत ज्यादा, जैसे जो बच्चे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनको जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो जनरली हम किसको प्रेफर करते हैं, बाइनोमियल को, जिसमें जीनस स्पीशीज दोनों आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चे, इसी जीनस को अर्शिया और हम क्या बोल सकते हैं, इसी जीनस को हम बोलते हैं बेटा जेनेरिक, नोट कर लो, इसी को बोला जाता है जेनेरिक। और विनायक, अर्नब, चिराग, सानवी, बताओ बच्चे स्पेशीज को और क्या बोला जाता है, सानवी बताओ स्पेशीज को क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एपिटाइट, यस, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक। तो ये श्रेयस नोट कर लेना बेटा, अगर यस सर, है ना, ये चीज कुछ पॉइंट्स नोट करते रहना। अनन्या ध्यान से बेटा इसको नोट कर लेना। तो आपने जैसे अभी मैंगो वाला केस लिखा था ना, तो दोनों केस के फॉर्म लिख रहा हूं मैं, तो इसमें एक एग्जांपल आप जस्टिफाई भी कर लो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के साथ। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, मैंजीफेरा इंडिका एंड देन अगेन लिन, मैंजीफेरा इंडिका एंड लिन। तो देखते, आपको देखने से ये लग रहा होगा बच्चे क्या है, बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिखता बच्चा, मैंने सिर्फ लिखता मैंजीफेरा और मैं लिख देता इंडिका, बाइनोमियल, तो ये हो जाता हमारा बाइनोमियल। और आपने नोटिस कर लिया होगा कि जब मैंने नाम लिखा तो मैंने कुछ रूल्स को फॉलो किया। यस सर, अंडरलाइन। यस, एक तो पहली बात, दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड है बच्चे, बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर सेपरेटली अंडरलाइंड। यस सर, इसके अलावा आपने क्या नोटिस किया बच्चा लोग, कि पहले वाला जीनस सर का दैट जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और स्पीशीज का स्मॉल है फर्स्ट। स्मॉल है, गुड। तो ये कुछ बेटा रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपने पढ़ा होगा, साथ में आपको पता होगा इटैलिक्स में प्रेफर किए जाते हैं, यस सर, प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक, प्रिंटेड फॉर्म में, यस। डन अर्शिया, चिराग, डन बच्चे, विनायक, यस सर, ठीक है, 1 second sir. ओके ओके कर लो बच्चे। तो बेसिकली ये जो बेटा ट्राइनोमियल वाला है ना, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटेंसी लेवल पे नीट का क्वेश्चन है 11th लेवल। और आपको पता है बाइनोमियल भी कितनी बार आता है नाम से, आगे के चैप्टर में खूब सारे आपको बाइनोमियल मिलने वाले हैं। आप मैथमेटिक्स में बाइनोमियल पढ़ते हो बच्चे, आपको पता है मैथ में आप बाइनोमियल पढ़ते हो, एक्सप्रेशन पढ़ते हो, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट, 10th तक आपने पढ़ा है। जैसे मैथ्स में चलता है मेंसुरेशन, है ना, मैथ्स में मेंसुरेशन है, और हमारी बायो में क्या है, मेंस्ट्रुएशन है। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ऐसे कुछ हैं, ऐसे कीवर्ड्स बन जाते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट दोनों के कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, स्पेलिंग कई बार अलग मिल जाती है। एक अल्फाबेट से आपको पता है बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। एक जैसे लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो, जैसे लैंग्वेज में इंग्लिश मैम आपको सर पढ़ाते होंगे, एक होता है एक्सेस, एक होता है एक्सेस, है ना, दोनों के आपको पता है, दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं, बोलने में बिल्कुल एक जैसा होगा, एक्सेस और एक्सेस। आप समझ चुके होंगे कि आंसर क्या है दोनों का, यस, है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ मतलब आपको चीजें ऐसी कीवर्ड्स मिलती हैं जो आपको सब्जेक्ट्स में मिलती है। जैसे बताओ ऐसा कौन सा टॉपिक है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब जगह चलता है, कॉमन टॉपिक ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? सर साइंस। अरे और कोई ऐसे नहीं, सब्जेक्ट का कोई पूछे, एक ऐसा टॉपिक कीवर्ड सोचो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब जगह मिलता हो। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, फिजिक्स में भी नॉमेनक्लेचर आपके पास है? फिजिक्स का आइडिया नहीं हो, केमिस्ट्री बायो में तो है, केमिस्ट्री बायो में तो है, नो डाउट, वो तो वहां पर जैसे आईयूपीएससी वहां पर भी है, केमिस्ट्री में आईयूपीएससी मिलता है यहाँ पर। कोई ऐसा टॉपिक बताओ जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमेशा अप्लाई करते हो जहाँ Sir, numericals. न्यूमेरिकल्स। व्हाट अबाउट एनर्जी, चिराग? Yes. Sir. यस सर, फिजिक्स में एनर्जी, केमिस्ट्री में एनर्जी और बायो में एनर्जी, तीनों एनर्जी में कुछ कॉमन दिखता है आपको? अगर आप जैसे विनायक साइंस को प्रमोट कर रहा है तो आप बताओ तीनों में कुछ कॉमन चीज दिखती है कभी आपको, तीनों एनर्जीज में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एनर्जी में? तीनों की तीनों एनर्जी मीडियम में ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है? यस सर, मीडियम में ट्रांसफर होती हैं, यस। और थर्मोडायनेमिक्स का लॉ आप पढ़ते हो बच्चे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़े होंगे, है ना, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना बेटा, आपने शायद लीनियस वाला पॉइंट लिख दिया था ना, लीनियस वाला लिख दिया था बच्चे, यस सर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन पॉइंट ऐड कर दिया था, यस सर,
ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। नॉमेनक्लेचर का 2 ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉमेनक्लेचर पे वर्क करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्वेश्चन है बेटा आपके कॉम्पिटेंसी लेवल पे, ऑब्जेक्टिव लेवल पे, ICBN और ICZN। आंसर आपको पता चल गया होगा कि जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर थे वो क्या है हमारे लिए, BN, और जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर थे वो क्या है हमारे लिए, ICZN। राइट अर्शिया? तो इसके फुल फॉर्म बेटा ध्यान से नोट कर लो, स्पेशली श्रेयस, अर्शिया। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बिकॉज जूलॉजी क्या है बच्चे, एनिमल्स को कवर कर रही है, प्लांट्स, और बॉटनी प्लांट्स। तो ये जो रूल्स हैं बेटा नॉमेनक्लेचर के, इसको देने वाले ICBN और ICZN है। आज जो भी आप बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम पढ़ते हो ना, वो देने वाले ICZN, ICBN। बताओ बच्चे, ट्राइटिकम एस्टिवम किसका बॉटनिकल नेम है? यस मतलब वीट का, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? ठीक है, एक बार जस्ट गो थ्रू विद योर नोट्स, श्रेयस, अर्नब, सानवी, एक बार जस्ट आज की क्लास के जल्दी से जो भी पॉइंट्स में लिखे हैं बच्चे, जस्ट गो थ्रू। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक हेडिंग डालो बच्चा, लास्ट हेडिंग है आज की क्लास की, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। एक हेडिंग डाल दो, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो आप आंसर दे रहे थे सारे बच्चे, उसको एक तरीके से फ्रेम कर दो बेटा। जिनके पास नोट्स हैं वो टिक भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो साइंटिफिक नेम्स बेटा आपको CBSE में 11th में क्वेश्चन जब आएगा तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन मिल जाएगा, और बाकी ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर होता है। सारे स्टेटमेंट दे देते हैं और लास्ट वाला सही होता है। Nomenclature written in italics or underlined. First word denotes the name of the genus. Last second वाला क्या होगा बच्चे, specific epithet। तो ये कुछ 2 मार्कर के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे, जो आपको बेटा सब्जेक्टिव भी लिखने पड़ सकते हैं। सो इस बार 11th में अब आपका सब्जेक्टिव बेटा तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैंडेमिक में 2 सालों में बच्चों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई हो किस पे आई थी, सब्जेक्टिव पे। लेकिन अब पूरा आपको पता है 70 मार्क्स का पैटर्न है, तो अब आपको 11th पे बेटा और 12th वाले बच्चों को सब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए अब आपके सब्जेक्टिव टेस्ट मैंने शुरू करा दिए हैं। 12th वाले बच्चे भी सब्जेक्टिव दे रहे हैं और 11th वाले बच्चे भी अब सब्जेक्टिव देंगे। तो यहीं तक आज बेटा पहले प्रॉपर पॉइंट्स ऐड कर लो, फिर आई होप वी स्टार्टेड दिस चैप्टर। तो जो टाइम टेबल है बेटा वो ये है कि अभी ऑनलाइन जो ये क्लास चलेगी हमारी, वो इस वक्त चलेगी 8 से 9:30 बजे, और इसके अलावा जो सेकंड क्लास होगी 11th की, वो सैटरडे को होगी 4 to 5:30। तो शायद सैटरडे को की क्लास तो नहीं होती आपकी? नो सर। तो सैटरडे भी टाइमिंग ठीक है आपके लिए 4 to 5? यस सर, यस सर। सैटरडे को तो वो 12th वाली भी चलेगी ना, इवनिंग में? हाँ, 12th वाली भी चलेगी 6 बजे से बच्चे। ओके सर। वो 6 बजे वाली चलेगी, ये भी 4 बजे से भी चलेगी बच्चे। ओके सर। सर इज इट पॉसिबल कि जो आप लाइक जो न्यू दिल्ली वाली ब्रांच है आपकी, अगर आप वहाँ पे अवेलेबल हो तो मैं ऑफलाइन आके क्लास ले लूँ? हाँ, एक बार बेटा लूथरा सर से बात कर लेना उसके लिए, है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी उसका टाइम टेबल शेयर कर दूंगा, लेकिन एक बार लूथरा सर से बात कर लेना, ठीक है बच्चे? ओके सर। हाँ, तो बाकी ऑनलाइन जो जैसा चल रहा है बेटा वो चलता रहेगा। बाकी ऑफलाइन सपोर्ट अगर चाहोगे तो वहां पे भी तुम आ सकते हो, ठीक है? यस, थैंक यू। बाकी लेकिन ऑनलाइन क्लास कोई मिस नहीं करना बेटा चिराग, ठीक है? यस। तो बेटा यहां तक अर्शिया सारे पॉइंट्स बेटा ध्यान से ऐड कर लेना। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 11th का CBSE का है। इसमें टीचर चाहे तो 2 नंबर का भी दे सकती है, 3 मार्क्स का भी दे सकती है क्वेश्चन। सो अर्शिया सैटरडे बेटा टाइमिंग ठीक है ना आपके लिए, 4 to 5:30 सैटरडे? ठीक है। अनन्या सैटरडे की क्लास भी बेटा आपको 4 बजे से अटेंड करनी है, ठीक है? जी। पहले 4 से 5:30 आधे घंटे का ब्रेक लोगे, 6 बजे से 12th वाली क्लास। यस। तो सैटरडे थोड़ा तुम्हारा टाइट रहेगा, बट डोंट वरी, जितना ज्यादा मेहनत कर डालोगे बेटा उतना ही तुम्हारे लिए आगे का रास्ता इजी हो जाएगा डॉक्टर बनने के लिए। डन बेटा, यहां तक क्लियर सारे बच्चों को?
Yes, sir. तो एक बार जल्दी से थोड़ा रैपिड फायर राउंड हो जाए, है ना, डू इट फास्ट वाला रैपिड फायर हो जाए जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन अर्शिया से बच्चों, मेटाबॉलिज्म जल्दी से डिफाइन करो अर्शिया, मेटाबॉलिज्म। The total reaction, chemical reaction that takes place in the body. ओके, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म श्रेयस। Sir, anabolism and catabolism. ओके, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस अर्नब क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म के अंदर आता है, और रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक आ जाएगा, गुड। अच्छा विनायक एक बात बताओ बच्चे, रेस्पॉन्स जो होता है, जो स्टिमुलस होता है विनायक, वो कितने टाइप्स का तुमने सीखा? सर 3 टाइप्स। कौन कौन से? सॉरी, स्टिमुलस में 3 टाइप्स के कौन कौन से थे? यस चिराग, अनन्या, एनीबॉडी? सानवी? Chemical and biological. बायोलॉजिकल। तो बेटा फिजिकल स्टिमुलस में सानवी कौन सा एग्जांपल आएगा? The curling of tendrils. Yes. टेंडल्स, गुड बेटा। लेकिन केमिकल में एग्जांपल क्या लिखोगे सानवी, या कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो? The Pollen. polar tube growth. पॉलिन, हाँ पॉलिन की ग्रोथ है, या फिर कैन वी से पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कम्स अंडर? Yes, sir. यस सर। अच्छा एक केमिकल डायलॉग क्या होता है? केमिकल डायलॉग क्या होगा विनायक, चिराग, अर्नब, अर्शिया? केमिकल डायलॉग मैंने अपने डिस्कशन में एक वर्ड यूज किया था और वो मैंने बोला था केमिकल डायलॉग। तो बेटा केमिकल डायलॉग मींस द ग्रुप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। एक पॉइंट ऐड कर लेना अर्शिया, श्रेयस नोट कर लेना, सारे बच्चे चाहे तो नोट कर लें। ग्रुप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। A group of chemicals. हाँ, ग्रुप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ग्रुप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ग्रुप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। एरो करके लिख देना बच्चे, केमिकल डायलॉग, इनका कनेक्शन केमिकल डायलॉग के साथ। ठीक है बेटा। सो आई होप फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया है और जो भी डिस्कशन हुआ आई थिंक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, समझ में आया? जी बच्चे विनायक। सर आपके आसपास में कहीं भगवती होटल भी है क्या? मेरे कौन सा होटल बच्चे? सर भगवती होटल। नोएडा में? यस सर। आई एम इन सेक्टर 74, भगवती होटल देखना पड़ेगा बच्चे। सर एक्चुअली क्या है कि 27 को मेरा एक स्टैंड अप कॉमेडी का इवेंट है। Okay. So, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ तो मिल के जाना बच्चे, मिल के जाना उससे। यस सर फॉर श्योर। चलो गुड गुड, मिलते हैं, ठीक है? यस सर। चलो ओके बच्चे, सी यू ऑन सैटरडे 4 PM। ओके सर। बाय बाय बच्चे, बाय, ऑल द बेस्ट। Bye. Bye, sir.